हाँ जी। सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके? हाउ इज एवरीवन डूइंग? वेलकम टू द मंडे ब्लूज। सर, मंडे ब्लूज का क्या मतलब है? आज है हमारा प्यारा प्यारा मंडे। आई होप यू हैड अ ग्रेट वीकेंड। अच्छा वीकेंड रहा आप सबका। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एन अनदर अमेजिंग टॉपिक जिसका नाम है प्रोफेशनल एथिक्स। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। बहुत मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में। दिस इज वन टॉपिक विच आई फील इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ ऑडिट। ठीक है, जो सीए फाइनल ऑडिट का अगर कोई कहते हैं ना, जो सबसे बढ़िया मजेदार टॉपिक है वो प्रोफेशनल एथिक्स है। गुड मॉर्निंग अपूर्वा, गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग हनी, गुड मॉर्निंग संजना। हाँ जी, आ जाइए सर। गुड मॉर्निंग विभा। आ जाओ मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं सर आज का ये टॉपिक प्रोफेशनल एथिक्स। सर, प्रोफेशनल एथिक्स किसके बारे में है? तो सबसे पहले मेरे को थोड़ा सुनो। प्रोफेशनल एथिक्स कहता है कि एज अ प्रोफेशनल आपने क्या एथिक्स फॉलो करने हैं। एज अ प्रोफेशनल आपने क्या एथिकल कंडक्ट रखना है, यानी आपका कंडक्ट एज अ प्रोफेशनल कैसा होना चाहिए। तो सर, हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए इसके बारे में ये ज्ञान देगा। क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, क्या चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें प्रोफेशनल एथिक्स हमको ये बात सिखा के चलता है। साथ ही साथ ये चैप्टर याद करना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चैप्टर को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज सीए की डिग्री कमाने के लिए काफी मेहनत लग जाती है। आप फाउंडेशन करते हो, इंटरमीडिएट करते हो, आर्टिकलशिप करते हो, फाइनल की प्रिपरेशन करते हो। इतनी मेहनत करने के बाद आपको सीए की डिग्री मिलती है, और अगर कल को किसी गलत हरकत की वजह से वो सीए की डिग्री चली जाए तो कैसा लगेगा? सर, बहुत बुरा लगेगा। तो ये चैप्टर आपको सिखाता है कि आपने क्या क्या गलत गलत चीजें जो नहीं करनी, और आपके अंदर क्या क्या अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है सर। तो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस चैप्टर टेल्स यू 5 क्वालिटीज विच शुड बी देयर इन एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर, ये 5 क्वालिटीज क्या है? ये 5 क्वालिटीज ऐसी क्वालिटीज है जो हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर होनी चाहिए, जो हर एक प्रोफेशनल के अंदर होने चाहिए। तो मैं इनको बोलता हूं क्या? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। हम इनको बोलते हैं क्या? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, जो हर प्रोफेशनल में होना चाहिए। मैंने कहा कोई भी प्रोफेशनल हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, उसके अंदर ये 5 क्वालिटीज होनी ही होनी चाहिए। सर, कोई प्रोफेशनल का क्या मतलब है? सी फॉर, तुमको ये वर्ड जाने पहचाने लगेंगे, सीए इंटर में भी पढ़ के आए हो। सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। कहीं ना कहीं क्लाइंट आपको जो भी बात बताए उसको आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपका क्लाइंट आपको कुछ बताता है तो वो बात आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो बात आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। यू नीड टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी, चाहे वो आपका क्लाइंट हो या वो आपका एम्प्लॉयर हो, चाहे वो आपका क्लाइंट हो या वो आपका एम्प्लॉयर हो। सर, एम्प्लॉयर कैसे आया? आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास चॉइस है कि आप प्रैक्टिस में जाएं। अगर तो आप प्रैक्टिस में गए तो क्लाइंट होगा, अगर आप सर्विस में गए तो एम्प्लॉयर होगा। तो आपने क्या करना है? यू नीड टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ एनी इंफॉर्मेशन विच इज शेयर्ड बाय योर क्लाइंट और बाय योर एम्प्लॉयर। सर, ये कॉन्फिडेंशियलिटी कब मेंटेन करनी है? जब उस क्लाइंट के साथ हम काम कर रहे हैं या उसके बाद भी। मैंने कहा बोथ, at the time when you are working with that client and after that. This requirement of confidentiality remains at the time you are working with that client and after that आपने चीजों को confidential रखना है। प्लस यहां पे कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे आप confidentiality को टाटा बाय बाय कह सकते हो, जहां पे यू कैन से टाटा बाय बाय टू confidentiality। सर, वो केसेस क्या हैं? ये 4 केसेस अभी हम आपके नोट्स में से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतनी सी बात मान के चलो, कॉन्फिडेंशियलिटी के ये 4 केसेस बनते हैं। जस्ट बढ़ते हैं। हम डिस्कशन कर रहे थे किसकी? ऑब्जेक्टिविटी की। ऑब्जेक्टिविटी में बोला इन्होंने दैट यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर प्रोफेशनल जजमेंट, नॉट कॉम्प्रोमाइज योर प्रोफेशनल जजमेंट। आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट, आप अपने जो डिसीजन है उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
सर किसकी वजह से? मैंने कहा 3 वजहों से। 3 वजहों से आपकी प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। पहली चीज बायसनेस, आपकी खुद की बायसनेस की वजह से यह कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। दूसरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपके किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से यह कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तीसरी अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, दूसरे किसी बंदे के अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके आपकी प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो पहले के 2 पॉइंट्स हैं ये क्या हैं? ये आपकी दिक्कतें हैं। ये जो पहले के 2 पॉइंट्स हैं ये किसकी दिक्कतें हैं? आपकी दिक्कतें हैं। आपकी बायसनेस, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो सर इसको क्या बोलते हैं? आपका बीसी। एंड किसी दूसरे के अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके भी आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या था? रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय द क्लाइंट। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? डोंट कॉम्प्रोमाइज योर डिसीजंस, डोंट कॉम्प्रोमाइज योर प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ योर बीसी एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। दूसरे के अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके अपने यू कैन से बायसनेस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज योर प्रोफेशनल जजमेंट। अब सर एक बात बताओ, आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इंटीग्रिटी। आई का मतलब है इंटीग्रिटी। ऑडिटर कैसा हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसा हो? सर सच्चा और अच्छा इंसान हो। हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एकदम सच्चा और अच्छा इंसान होना चाहिए। वो कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी ना करे। तुमने वो गाना सुना है, दिल ये धोखाधड़ी कर देगा सोचा ना था? तो आईसीआई ने भी कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट धोखाधड़ी कर देगा, अच्छा नहीं लगेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट धोखाधड़ी करते हुए अच्छा नहीं लगेगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसा हो? सर हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट एकदम सच्चा और अच्छा, एकदम सज्जन व्यक्ति होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट। उल्टी सीधी हरकतें ना करे। ही शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। सर ऑनेस्ट का क्या मतलब है? बंदा सच बोले, झूठ ना बोले। ये जो बंदा है ये सच बोले, झूठ ना बोले, एकदम ट्रू एंड फेयर, एकदम ट्रू एंड फेयर बात करे, उसके अलावा बात ना करे। सर ट्रू एंड फेयर का क्या मतलब है? नेवर एसोसिएट विद रिपोर्ट्स, नेवर एसोसिएट विद रिपोर्ट्स। सर कौन सी रिपोर्ट्स? दैट आर मटीरियली फॉल्स। ओ, एकदम गलत गलत बातें करती हैं, मिसलीडिंग बातें करती हैं। तो क्या ऐसी रिपोर्ट से चार्टर्ड अकाउंटेंट को एसोसिएट होना चाहिए? मैंने कहा नहीं। एकदम झूठी झूठी बातों वाली रिपोर्ट के साथ हम एसोसिएट नहीं होंगे। या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन देती हैं विच आर प्रोवाइडेड नेग्लिजेंटली, बिना सोचे समझे, बिना चेक करे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है? सर लास्ट पॉइंट कहता है कि या तो झूठ लिखा है या गलत लिखा है, या फिर जो लिखा होना चाहिए वो लिखा ही नहीं है। जो लिखा होना चाहिए वो लिखा ही नहीं है। इट ओमिट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, इट ओमिट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। यही 3-4 बातें आपने याद रखनी है। सर इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? चार्टर्ड अकाउंटेंट सच्चा हो या झूठा? सच्चा हो। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, ऐसा सुना है? मैंने कहा हां। अब मैं बोलता हूं झूठ बोले आईसीआई काटे। अगर कल को आपने झूठ बोला तो आईसीआई आप पे केस कर देगा और आपकी मेंबरशिप ले लेगा। तो झूठ बोलना पाप है, हाँ फिर सांप है। तो याद रखना, जब भी आप झूठ बोलोगे तो आप पकड़े जाओगे। यू नीड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, ट्रू एंड फेयर चीजों के साथ आप एसोसिएट होगे। यानी नेवर एसोसिएट विद रिपोर्ट्स दैट आर मटीरियली फॉल्स और मिसलीडिंग, या फिर उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन है बिना सोचे समझे, बिना चेक करे दे रखी है। एंड लास्ट पॉइंट इज जो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है। क्या ये तीनों बातें दिमाग में जाती है? हाँ सर। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी। आर दीज 3 पॉइंट्स क्लियर? फटाफट बताओ हाँ या ना। इसके बाद मैं आपको बाकी 2 क्वालिटीज भी बताता हूं। इसी के बाद मैं आपको बाकी 2 क्वालिटीज बताता हूं। प्लीज टेल मी फास्ट, यहां तक सारी क्वालिटीज क्लियर है या नहीं? क्विकली बताओ। ऑल राइट टिल हियर? यस सर, शाबाश। अब आ जाओ सर 4th पॉइंट पे।
अब ये कहता है क्या, अभी तक हमको ये तो समझ आ गया कोई का क्या मतलब है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी। अब आता है सर क्या, अब आता है प्रोफेशनल। अगर मैं बात करता हूं प्रोफेशनल की, तो प्रोफेशनल में दो चीजें आएंगी, क्या क्या, एक आता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। सर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का क्या मतलब है, पहले तो आप बात कर लो कॉम्पिटेंस की। कॉम्पिटेंस का मतलब है सिंपल सी बात, जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपकी स्किल है, वो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में सीख ली। जब आपने सीए इंटरमीडिएट किया, कितने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़े, जब आपने सीए फाइनल किया तो कितने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़े, प्लस आपने आर्टिकलशिप करी तो कितनी नॉलेज गेन करी। तो इन्होंने क्या कहा कि आपके पास ना आज की डेट में काफी सारी नॉलेज इकट्ठी हो चुकी है, काफी सारी स्किल इकट्ठी हो चुकी है, अब आपने उसको अटेन तो कर लिया, साथ ही के साथ उसको आप मेंटेन भी करके चलो, साथ ही के साथ आप उसको मेंटेन भी करके चलो। सर एक बात बताओ, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में अमेंडमेंट्स आती हैं? हाँ, यही तो दुख है, यही तो दर्द है, ये अमेंडमेंट्स ही तो हमको सताती हैं। तो मैंने कहा सीए बनने के बाद भी ढेर सारी अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी। सीए बनने के बाद भी अगर आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा जीएसटी लॉ में क्या क्या चेंजेस आए, इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या चेंजेस आए, ऑडिटिंग में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कंपनीज एक्ट में क्या क्या चेंज हो रहे हैं। तो सिर्फ अटेन करना काफी नहीं, मेंटेन भी करना पड़ेगा। जो आपकी नॉलेज और स्किल है आप उसको अटेन और मेंटेन दोनों करोगे, तभी आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाओगे। सर ड्यू केयर का क्या मतलब है? ड्यू केयर का मतलब है अच्छे से एक्ट करो, आप सोच समझ के एक्ट करो, हौले की तरह एक्ट मत करो। सर यानी यू नीड टू एक्ट डिलीजेंटली, यू नीड टू एक्ट वेरी डिलीजेंटली। सोच समझ के आप अपने काम करेंगे, बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना। एक्ट डिलीजेंटली whenever you are doing something, whenever you are doing any task, आप सोच समझ के अपना काम करेंगे। क्या आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर क्लियर हुआ? हाँ सर। कॉम्पिटेंट आदमी वो है जो सिर्फ अटेन करे नहीं, जो अटेन भी करे और मेंटेन भी करे नॉलेज एंड स्किल, साथ ही साथ ही एक्ट्स डिलीजेंटली। ये बेसिक बात आपने ध्यान में रखनी है। अब सर लास्ट पॉइंट आता है, ये क्या कहता है? ये कहता है प्रोफेशनल बिहेवियर। सर प्रोफेशनल बिहेवियर का क्या मतलब है? आपने बेसिकली दो काम करके चलने हैं। सर ये दो काम क्या है? एक काम करना है, एक नहीं करना। फिर से बोलता हूं, एक काम तो आपने करना है और एक काम कहता है नहीं करना। बताओ क्या करना है? यू नीड टू कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशन। जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल है, उनसे आप कंप्लाई करके चलेंगे। क्या नहीं करना? डोंट डू एनी एक्ट, डोंट डू एनी एक्ट विच ब्रिंग्स डिसक्रेडिट टू द प्रोफेशन। जो हमारे प्रोफेशन की बदनामी करे, जो हमारे प्रोफेशन का नाम डुबाए, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे विच ब्रिंग्स डिसक्रेडिट टू द प्रोफेशन। ये आपका प्रोफेशनल बिहेवियर कहता है। तो कितने बच्चों ने वेलकम देखी है? सर हम सबने देखी है। वेलकम के आखिरी में आरडीएक्स क्या कहता है? अगर इस बारे में अंडरवर्ल्ड को पता चल गया तो हमारी अंडरवर्ल्ड में बहुत बदनामी होगी। सर ये बहुत बदनामी होगी तो इसके लिए वो क्या कहता है? बदनामी तो तब होगी जब तुम में से कोई यहां से बाहर जाएगा, ठा 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 करके सबको मारना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाता है कि जो काम उसने किया, जो काम वो आगे करने वाला है, उससे उसकी प्रोफेशन में बदनामी होगी। तो क्या हम भी कोई ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे प्रोफेशन की बदनामी होगी? द आंसर इज नो। कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे आपकी प्रोफेशन में बदनामी हो। अब सर क्या एक बात बताओ, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, जो आपने हमको भी समझाए, क्या ये नोट्स में लिखे हुए हैं? हाँ, ये सारी की सारी बातें नोट्स में लिखी हुई हैं। फटाफट बताओ, क्या अब हम नोट्स की तरफ चल सकते हैं? हाँ सर, नोट्स की तरफ चलो। दीज आर द नोट्स दैट आर गिवन हियर। एक एक करके पॉइंट को पकड़ते हैं, रिवाइज करते हैं और फिर फटाफट फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। कोई प्रोफेशनल, सर ये क्या है? ऐसी क्वालिटीज हैं जो हर प्रोफेशनल में होनी चाहिए, कोई भी प्रोफेशनल में होनी चाहिए। पहला पॉइंट कहता है कॉन्फिडेंशियलिटी। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम द क्लाइंट और एम्प्लॉयर, इंक्लूडिंग अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट और एम्प्लॉयर, यानी आने वाला, अभी है नहीं, आने वाला क्लाइंट, आने वाला एम्प्लॉयर, उसको आप
कभी भी किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, प्लस अपनी पर्सनल एडवांटेज के लिए भी यूज नहीं करेंगे। सर पर्सनल एडवांटेज का क्या मतलब है? जो मेरा क्लाइंट है उसको इस बार काफी हैवी प्रॉफिट्स हुए हैं, ये जिस क्लाइंट का मैं ऑडिट कर रहा हूं इसको काफी हैवी प्रॉफिट्स हुए हैं, ये बात अभी मार्केट में लोगों को पता नहीं है। अगर मार्केट में लोगों को पता चल गई रिजल्ट्स आने के बाद, तो क्लाइंट के शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, क्लाइंट के शेयर का प्राइस उछल जाएगा। तो आज की डेट में अगर मैं क्लाइंट के शेयर्स खरीद लूं तो मुझे बड़ा फायदा हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि आज अगर मैं शेयर सस्ते में खरीदूंगा और बाद में जाके जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, बाद में जाके जब इसके प्रॉफिट की बात पब्लिक को पता चलेगी, तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तब मैं इसको सेल कर दूंगा। तो क्या मैं इसको पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज कर रहा हूं? हां, तो आप इसको पर्सनल एडवांटेज के लिए भी यूज नहीं कर सकते। एंड इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर द रिलेशनशिप हैज एंडेड। आपका क्लाइंट के साथ ब्रेकअप हो गया, उसके बाद भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। ये सिर्फ क्लाइंट के केस में नहीं, रियल लाइफ सिनेरियो में भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है? तो किसी के साथ भी अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलना, यही आपके एथिक्स कहते हैं, ठीक है सर? अब सर ये क्या कहता है? कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं वेयर द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स आर और माइट बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी हमारे पास क्या आ गई? एक्सेप्शंस। कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस निकल के आई, इन्हीं एक्सेप्शंस को हमको ध्यान में रखना है। एक बात बताओ, सबसे ऊपर कौन है? सर सबसे ऊपर भगवान है? नहीं, हमारे ऑडिट में, हमारे इस कोर्स में सबसे ऊपर कौन है? सर सबसे ऊपर लॉ। सबसे ऊपर लॉ। तो अगर डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर लॉ कहता है कि ये डिस्क्लोजर दो, तो भाई साहब तुमको देना पड़ेगा। तुम ये गाना नहीं गा सकते कि इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल, मैं ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, नारे बाबा ना, कोई तुमसे ये गाना नहीं सुनेगा। अगर लॉ कहता है इंफॉर्मेशन दो, तो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। दूसरी चीज, इंफॉर्मेशन किसकी है? क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, वो कहता है इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दो। लॉ को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो तुमको क्या दिक्कत है? जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? यानी जिसकी इंफॉर्मेशन है वो कह रहे दे दो, दूसरा लॉ ने भी परमिशन दे दी, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या था? सर डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर लॉ कहता है तो मुझे लॉ से तो कंप्लाई करना ही करना पड़ेगा, तो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। दूसरा, जिसकी इंफॉर्मेशन है उसने भी परमिशन दे दी, उसने भी ऑथराइजेशन दे दी, सो ऑथराइज्ड बाय द क्लाइंट, परमिटेड बाय द लॉ। अब इसके बाद आते कुछ स्पेशल केसेस, ये क्या कहते हैं? देयर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज व्हेन यू आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब ये चार केसेस आपने ध्यान में रखने हैं। चार केसेस को ध्यान में रखने का मैं बड़ा प्यारा तरीका बताता हूं। दो प्यारे केसेस हैं, दो डंडे वाले केसेस हैं। फिर से सुनना मेरी बात, दो प्यारे केसेस हैं, दो डंडे वाले केसेस हैं। सर प्यारे केसेस मतलब पी से प्यारे, पी से पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, पी से प्यारे, पी से पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू। यानी आपने अपनी ऑडिट एंगेजमेंट खत्म कर ली, आपका ऑडिट कंप्लीट हो गया, फिर आईसीआई की एक रिक्वायरमेंट है, आपको पीयर रिव्यू कराना पड़ता है। एज अ ऑडिट फर्म, अगर आज की डेट में आप लिस्टेड एंटिटीज का ऑडिट कर रहे हो, तो लिस्टेड एंटिटीज का ऑडिट करने के लिए आईसीआई की रिक्वायरमेंट है, आप पीयर रिव्यू करवाओ। सर पीयर रिव्यू में क्या होता है बताता हूं। आपकी ऑडिट फर्म है, एक बंदा आएगा आईसीआई का, वो आपके ऑडिट फर्म के पेपर्स देखेगा, डॉक्यूमेंट्स देखेगा, पिछले 3-4 ऑडिट एज अ सैंपल उठा के देखेगा कि आपने अपने ऑडिट पहले वाले ठीक से करे हैं या नहीं करे हैं। अगर ऑडिट ठीक से करे हैं तो वो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दे देगा। उस सर्टिफिकेट के बाद ही आप लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर सकते हो। फिर से बता रहा हूं, पीयर रिव्यू क्या है? आईसीआई की रिक्वायरमेंट है। आईसीआई कहती है अगर एज अ ऑडिट फर्म आप लिस्टेड एंटिटीज का ऑडिट करना चाहते हो तो ऐसे नहीं करने देंगे, हम चेक करेंगे कि आपके ऑडिट्स में वो बात है कि नहीं, आपके ऑडिट्स में वो क्वालिटी है कि नहीं। तो ये अपना एक बंदा भेजते हैं, वो बंदा आके चेक करता है कि हां आप अपने ऑडिट ठीक क्वालिटी से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसको पीयर रिव्यू कहते हैं। अब मान लो वो बंदा आया, वो बंदा कहते ठीक है अपने पुराने ऑडिट फाइल्स दिखाओ, तो क्या तुम बोलोगे नहीं दिखाएंगे? दिखानी पड़ेगी, आईसीआई की रिक्वायरमेंट है, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि आप उसको वो इंफॉर्मेशन दिखाओ।
तो अगर ये पीयर रिव्यू है तो भी दिखानी पड़ेगी। इसी तरह क्वालिटी रिव्यू होता है। सर पीयर रिव्यू कौन कराता है? आईसीआई कराता है। क्वालिटी रिव्यू सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। अगर कल को आपने जो ऑडिट किया है, जिस कंपनी का ऑडिट किया है, उस कंपनी में कोई फ्रॉड मिला, तो अगर उस कंपनी में फ्रॉड मिला जिसका आपने ऑडिट किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ जाएगी, दुम लगा के पीछे पड़ जाएगी, और फिर आपका क्वालिटी रिव्यू होगा। तो पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू ऑफ द आईसीआई, अगर ये काम है तो आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी एज अ ऑडिट फर्म। क्या ये पॉइंट समझ आया? हाँ सर। अच्छा, पीयर रिव्यू में चेक क्या करने हैं कि आपने ऑडिट में क्वालिटी मेंटेन की या नहीं, वेदर प्रॉपर क्वालिटी वाज मेंटेन्ड इन द ऑडिट और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे क्वालिटी है कि नहीं? कि आपने जो अपना काम किया है वो एज पर टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एथिकल रिक्वायरमेंट किया कि नहीं। टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी अभी इसको आप स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मान सकते हो कि आपके काम ने आपने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को फॉलो किया या नहीं किया, इंक्लूडिंग एथिकल रिक्वायरमेंट, यानी जो अभी हम प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ रहे हैं उनको भी आपने साथ साथ कंप्लाई करना है। क्या पहले दो पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर, पहले दो पॉइंट्स क्लियर है। प्यारे वाले पॉइंट, पी से प्यारे, पी से पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू। पीयर रिव्यू में वो क्या चेक करते हैं? वेदर यू हैव कंप्लाइड विद द टीपीई रिक्वायरमेंट्स। टीपीई रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है? टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एथिकल रिक्वायरमेंट। ये जो टीपीई रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा होगी एसक्यूसी 1 में, ठीक है। अब सर दो प्यारी बातें समझ आ गई, अब डंडे वाली बातें करते हैं। अगर मान लो तुम्हारा पीयर रिव्यू हो रहा है, अगर तुम्हारा क्वालिटी रिव्यू हो रहा है और तुम गड़बड़ आदमी निकले, तुमने बड़ी सारी गड़बड़े कर रखी हैं, तो मुझे बताओ क्या आपके अगेंस्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बैठेगी? हाँ सर, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बैठेगी। सो अगला पॉइंट क्या आ जाता है? अगला पॉइंट कहता है टू रिस्पॉन्ड टू द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बाय प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी। और कल को इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में पकड़े गए तो आपके अगेंस्ट हो जाएंगी लीगल प्रोसीडिंग। यही अगले दो पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं, यही अगले दो पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। फटाफट सारे बच्चे मुझे 4 के 4 पॉइंट बताएंगे। कब कब कॉन्फिडेंशियलिटी की बैंड बजा सकते हो? सर सबसे पहला केस, प्यारे केस, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू। क्या चेक करते हैं? कंप्लायंस विद टीपीई रिक्वायरमेंट, टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। क्लियर है सर? अगर पकड़े गए तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद लीगल प्रोसीडिंग। तो कोर्ट में जब खड़े होगे कटघरे में, तो ये नहीं कह सकते इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल। जो जज साहब पूछेंगे वो जज साहब को बताना पड़ेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी का पर्दा नहीं डाल सकते। क्या ये चारों के चारों पॉइंट्स क्लियर है? जल्दी से बताओ हाँ या ना। इज द कॉन्फिडेंशियलिटी पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट याद करके बताओ, फटाफट याद करके बताओ। अभी के अभी ठाए के ठाए, जैसे ही हो जाए चैट बॉक्स में लिखो डन डना डन डन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हो जाए चैट बॉक्स में लिखो डन डना डन डन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, अभी के अभी। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कैन बी अगेंस्ट द सीए और अगेंस्ट द क्लाइंट। कोई भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है, आपको आंसर देना पड़ेगा, खत्म कहानी, जहां भी आप इन्वॉल्व हो। फटाफट भले ही यहां पे ब्रैकेट में लिख दो, दो प्यारे, दो डंडे वाले। प्यारे से डंडे वाले निकलते हैं, प्यारे से डंडे वाले निकलते हैं। वेरी वेरी गुड। आंखें बंद करके रिकॉल करना। पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, क्या चेक होता है उसमें? टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ हमने कंप्लाई किया या नहीं किया। नहीं किया तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, और वहां पकड़े गए तो फिर लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएंगी। तो फिर लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएंगी। शाबाश मेरे दोस्तों, शाबाश। अब ये क्या कहता है? इन डिसाइडिंग वेदर टू डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड कंसीडर द फॉलोइंग। बताओ क्या क्या कंसीडर करके चलना है? सर इनको कंसीडर करना है कि अगर ये कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो किसी थर्ड पार्टी की बैंड तो नहीं बच जाएगी। यानी सपोज मैंने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन शेयर कर दी कोई, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग है? मान लो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है। अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी गड़बड़े हैं, तो क्लाइंट की जो क्रेडिट रेटिंग है वो कम हो सकती है। अगर क्लाइंट की क्रेडिट रेटिंग कम होगी तो उसके लेंडर्स को फर्क पड़ेगा, उसके जितने भी लेंडर्स हैं जिन्होंने पैसा उसको दिया है उनको फर्क पड़ेगा। तो मेक श्योर
इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी इंक्लूडिंग द थर्ड पार्टीज दैट माइट बी अफेक्टेड, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देते वक्त। दूसरा, चेक तो कर लो तुम्हारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है या नहीं, ऐसी थोड़ी सबको इंफॉर्मेशन बांटते फिरोगे। वेदर ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज नोन एंड सब्सटेंशिएटेड। अब जब तुमको पता चल गया कि कोई थर्ड पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, इंफॉर्मेशन के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज है, नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू चेक इज जिस पार्टी को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसको कैसे बताओगे, किस तरीके से बताओगे, लिख के बताओगे, व्हाट्सएप पे बताओगे, टेलीग्राम पे बताओगे, यानी प्रपोज्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आपने यहां पे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भी देखनी है। एंड लास्ट पॉइंट इज किसको बता रहे हो भाई, एरे गहरे नथु खैरे सबके साथ इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते। तो टू whom द इट इज एड्रेस्ड, यानी whether the parties to whom the communication is addressed are appropriate recipients, क्या वो सही लोग हैं जिनके साथ आप ये इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हो। तो ये एक ऐसी चीज है जो आईसीआई ने गाइडेंस मटेरियल दे रखा है और बोल रखा है जब भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करो तो पहले चेक करो किसी थर्ड पार्टी को बुरा तो नहीं लगेगा, कोई फूफा जी तो नहीं है जो बुरा मान जाएंगे बेमतलब में। दूसरा, क्या आपको इंफॉर्मेशन अच्छे से पता है, इट इज नोन एंड सब्सटेंशिएटेड। अगर पता है तो देखो बताओगे कैसे, प्रपोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। एंड लास्ट पॉइंट इज, सर लास्ट पॉइंट क्या कहता है, जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप सामने वाले के साथ शेयर कर रहे हो, सामने वाली पार्टी भी सही पार्टी होनी चाहिए, दे शुड बी एप्रोप्रिएट रेसिपिएंट्स। तो पहले इंफॉर्मेशन सही पता होनी चाहिए, फिर आप इंफॉर्मेशन दोगे कैसे, एंड सही इंसान को इंफॉर्मेशन देना, और इस सब के बीच कोई थर्ड पार्टी बुरा ना मान जाए। फिर से, इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए यानी सब्सटेंशिएटेड, इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए यानी सब्सटेंशिएटेड, फिर बताओगे कैसे, जिसको बता रहे हो वो सही आदमी होना चाहिए, और इस सब के बीच कोई थर्ड पार्टी बुरा ना मान जाए। तो ये 3 पॉइंट्स के बीच कोई थर्ड पार्टी बुरा नहीं माननी चाहिए, ये 3 पॉइंट्स बस आपने ध्यान में रख के चलने हैं। ठीक है सर, अब यहां पे हमको एक बात तो समझ आ गई, कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है। अब आता है सर ऑब्जेक्टिविटी, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आपके डिसीजंस और आपके डिसीजंस, नन ऑफ द अदर पर्सन डिसीजन, यानी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या, प्रोफेशनल जजमेंट, किसकी वजह से, खुद की बायसनेस की वजह से, खुद के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ सम अदर पार्टी। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है, ओन बायसनेस, ओन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और किसी और के बहकावे में आके आप अपने डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं करने वाले। ठीक है सर, इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब था, सच्चा अच्छा इंसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट इन योर रिलेशनशिप्स, प्लस कभी भी आप किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं होंगे जो मटीरियली फॉल्स है, मिसलीडिंग है, या फिर इट हैज बीन प्रोवाइडेड नेग्लिजेंटली। सर नेग्लिजेंटली का क्या मतलब है, विदाउट एनी चेकिंग, विदाउट एनी वेरिफिकेशन आपने वो इंफॉर्मेशन दे दी, या फिर मैंने कहा यहां इन दोनों केसेस में तो इंफॉर्मेशन गलत है, यहां जो इंफॉर्मेशन देनी थी वो दी ही नहीं, यहां जो इंफॉर्मेशन देनी थी वो दी ही नहीं, इट इज ओमिटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। कोई तक तो सब क्लियर था। इसके बाद आता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ये कहता है आपने अटेन और मेंटेन करके चलनी है नॉलेज एंड स्किल, साथ ही साथ यू नीड टू एक्ट डिलीजेंटली। मेनली ये 2 पॉइंट्स ध्यान रखना, इन तीनों पॉइंट्स को आप रीड कर सकते हो। सर ये क्या कहते हैं, आपकी जो जजमेंट है वो साउंड होनी चाहिए, यू शुड बी अवेयर एंड हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड बिजनेस डेवलपमेंट। ये कहा ना मेंटेन करनी है, तो मेंटेन कैसे करेंगे, जब ये पता होगा कि आसपास क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है, आसपास क्या टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड अदर डेवलपमेंट चल रही है। एंड लास्ट पॉइंट इज, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, आप उनको भी प्रॉपरली ट्रेन और सुपरवाइज करके चलेंगे। रीजनेबल स्टेप्स टू इंश्योर दोज वर्किंग इन हिज अथॉरिटी हैव प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर सुपरविजन, ये काम भी आप इंश्योर करके चलेंगे। तो मेनली आपने बस ये 2 बातें ध्यान रखनी है जो टॉप पे लिखी हैं, इन 2 बातों को बस ध्यान रखना, बाकी पॉइंट्स को बस आप रीड करके चल सकते हो, दैट इज मोर देन इनफ। एंड लास्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल बिहेवियर, अवॉइड एनी कंडक्ट दैट द अकाउंटेंट नोज माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन, जिससे हमारे प्रोफेशन की क्या होगी, बदनामी। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। फटाफट बताओ, क्या आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स क्लियर है? प्लीज लेट मी नो, यस और नो। क्या यहां तक सारी की सारी बातें क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आईसीआई ने नवंबर 22 एग्जाम्स में इसी को 5 नंबर में पूछा।
5 नंबर में यही सवाल पूछा था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स क्या होते हैं। एप्रोप्रिएट रेसिपेंट्स का बेसिकली मतलब है जिसको भी आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ रही है। जैसे लॉ ने कहा कि इंफॉर्मेशन देनी है, तो चेक करो लॉ के हिसाब से आप सही बंदे को इंफॉर्मेशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। अब सर एक बात बताओ, अगर प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने फेस करी सिचुएशन व्हेन कंप्लाइंग विद वन फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा था इंटीग्रिटी रखना। सर इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? ऑनेस्टी। तो आपने ऑनेस्टी में क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। आपको अब क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ रही है, तो सर ये तो धर्म संकट हो गया। इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी की बनी ही नहीं, तो क्या करें? ऐसे केस में आप दूसरे बंदे की राय लो। सर राय का मतलब ऐश्वर्या राय नहीं है, आपको दूसरे बंदे का ओपिनियन लेना पड़ेगा। किसका? पहले तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो बाकी लोग हैं उनका ओपिनियन लो। सर अगर उनको समझ नहीं आता तो किसके पास जाएं? मैंने कहा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में समझ नहीं आ रहा तो दूसरे वाले की ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़े लोग हैं उनसे पूछो। बड़े लोग कौन है? TCWG। जब आपके और दूसरे वालों से नहीं हो रहा तो मम्मी के पास जाओ। मम्मी का मतलब क्या है? ICAI। ICAI मदर बॉडी है ना। एंड लास्ट पॉइंट इज लीगल काउंसिल। अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा तो सबसे ऊपर लॉ, जो लोग लॉ समझते हैं आप उनसे भी पूछ सकते हो। तो ये 4 लोग जिनके पास आप जाओगे अगर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करता है। पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोग, दूसरा सामने वाली जो एंटिटी है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उसके लोग यानी TCWG। अगर दोनों से नहीं हो रहा तो मम्मी के पास जाओ यानी ICAI। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है? सर लास्ट पॉइंट कहता है लीगल काउंसिल की भी आप हेल्प ले सकते हो। सो जस्ट रीड दीज पॉइंट्स, नॉट मच रेलिवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट MCQ फॉर्म में पूछ सकते हैं। ठीक है सर। अब आते हैं सर सवाल क्या, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। कितने बच्चों को नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि यार ये बातें तो अपन इंटर में पढ़ के आए हैं। कितने बच्चों को ये फील आ रही है कि हाँ सर ये बातें तो इंटरमीडिएट में भी पढ़ी थी। चैप्टर 1 जो आपका इंटर का होता है उसमें भी तो यही सारी बातें होती हैं। याद आ रहा है हल्का हल्का या भूल गए बिल्कुल ही? फिर से करना पड़ेगा इस सारा का सारा मामला, जल्दी से बताओ। बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, आ रही है थोड़ी थोड़ी बातें याद? क्या क्या पढ़ के आए थे इंटर में? यस सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हमको भी लग रहा है कि हमने कुछ तो पढ़ा ही था। वेरी वेरी गुड, शाबाश। अब आ जाओ सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स? एक एक करके थ्रेड को पकड़ते हैं और समझते हैं। पहला थ्रेड कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। सारे बच्चे फोकस करो, सारे बच्चे इधर फोकस करो। 10 मिनट, 10 मिनट आपका फोकस चाहिए। इधर लो, एक चीज और करते हैं सर। चलो अब आएगा मजा, अब आएगा मजा बिड़ू, अब आएगा मजा। अब देखो क्या कहता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्या कहता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड कहता है आपको क्लाइंट में दिलचस्पी है, मुझे तो जिम्मे बड़ी दिलचस्पी है। सर कौन सी दिलचस्पी है? फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट दैट विल इनएप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जजमेंट और बिहेवियर। आपका क्लाइंट में कोई फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट है। सर इसके एग्जाम्पल देके बताओ। आओ एग्जाम्पल देखें। ये कहता है देयर कैन बी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस विच कैन क्रिएट अ थ्रेट फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट व्हेन अंडरटेकिंग प्रोफेशनल सर्विस। सर प्रोफेशनल सर्विस का क्या मतलब है? हम यहां पे सीए इन प्रैक्टिस की बात करके चलेंगे। तो सीए इन प्रैक्टिस जब भी अपनी सर्विसेज देगा क्लाइंट को तो कब कब फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है, ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। आओ देखो क्या कहता है। सबसे पहले तो कहता है डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, यानी आपने क्या किया? आपने क्लाइंट के शेयर्स खरीद लिए। अगर शेयर्स खरीद लिए तो ये एक थ्रेट हो जाएगा, बट कंपनीज एक्ट आपको अलाउ ही नहीं करता। कंपनीज एक्ट ने इस थ्रेट का एक सेफगार्ड डाल दिया और बोला सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में अगर आपने क्लाइंट के शेयर खरीदे तो आपको हाथों हाथ डिस्क्वालीफाई कर देंगे, हाथों हाथ डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो पहला थ्रेट क्या है? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। सर दूसरा थ्रेट क्या कहता है?
कि आपने क्लाइंट की एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए काफी कम फीस रखी, कोटिंग अ लो फीस टू ऑब्टेन अ न्यू एंगेजमेंट एंड अ फीस इज सो लो दैट इट माइट बी डिफिकल्ट टू परफॉर्म द सर्विस एज पर द टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। क्या इसी के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था? क्या इसी के बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ा था? हाँ, इसी के बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारा काम कैसे करेंगे, टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। बट आपने अपनी फीस इतनी घटा दी, इतनी कम फीस रख दी। सर कितनी कम रख दी? 5 लाख वाला क्लाइंट आप 500 रुपए में कर रहे हो, 5 लाख वाला क्लाइंट आप 500 रुपए में कर रहे हो, तो क्या क्वालिटी मेंटेन करोगे? बैंड बजा दोगे सारी क्वालिटी की। सो दिस इज अगेन अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये आपका सेल्फिश मोटिव है जो आपने इतनी ओछी हरकत करी। ठीक है सर, और बताओ और क्या कहता है? हैविंग अ क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। सर क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। सपोज आपका जो क्लाइंट है वो है आईटीसी। आईटीसी के क्या क्या है? आईटीसी के होटल्स हैं। इन होटल्स की जो फेयर वैल्यू है एक दिन की रेंट की, दैट रेंट इज 10,000 रुपीज। बट आपका जो क्लाइंट है उसने आपको 1,000 रुपए में दे दिए। क्या मैं बोलूं यहां पे आपको ज्यादा कंसेशन मिल गया, 90% कंसेशन मिल गया? आंसर इज यस। अगर आपका क्लाइंट आपको 90% कंसेशन दे रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी क्लाइंट को कंसेशन दोगे। अगर क्लाइंट की 100 गलतियां मिलेंगी तो 90 गलतियों को इग्नोर करोगे, 10 गलतियों के बारे में वार्तालाप करोगे। तो इस तरह की अगर क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है तो भाई साहब ये भी बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है सर, अगला पॉइंट, क्लाइंट की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको आपने पर्सनल गेन के लिए यूज करा, तो ये भी गलत बात है। ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि मैंने उसके पहले शेयर खरीद लिए और मार्केट में बेच दिए। इसको क्या कहते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। अगेन इनसाइडर ट्रेडिंग इज प्रोहिबिटेड एज पर द सेबी रेगुलेशन। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है? डिस्कवरिंग अ सिग्निफिकेंट एरर व्हेन इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर ऑफ अकाउंटेंट्स फर्म। तो यही सारे पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये मुझे अभी भी नहीं पता आईसीआई ने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में क्यों डाला है। सर क्यों? ध्यान से समझना। पिछली बार आपने कोई गलती करी, उसको अब आपने पकड़ा है, उसको अब आपने पकड़ा है, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट थोड़ी होना चाहिए, ये तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट होना चाहिए। आप ही के काम में आपने गलती पकड़ी, आप ही के काम में आपने गलती पकड़ी, तो ये भी थोड़ी अजीब बात है। बट स्टिल क्योंकि आईसीआई कहता है हमको मानना पड़ेगा, बाकी चारों पॉइंट्स तो मेल खाते हैं, बाकी चारों पॉइंट्स तो मेल खाते हैं, तो उनको अपन ध्यान में रख के चल सकते हैं। फटाफट बताओ बाकी चारों पॉइंट्स क्या क्या है। सर पहला पॉइंट कहता है कि आपका क्लाइंट में डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। सेल्फ इंटरेस्ट का क्या मतलब है? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। पहला पॉइंट दिमाग में गया? हाँ सर। अब ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे बनेगा? फर्स्ट से फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फर्स्ट से फीस, क्लाइंट से फीस आएगी, बट आप फीस ले ही नहीं रहे हो, बड़ी कम फीस ले रहे हो। क्योंकि आप बड़ी कम फीस ले रहे हो, तो बड़ी दिक्कत की बात है। क्योंकि आपने काफी कम फीस ली तो ये बड़ी दिक्कत की बात है, तो देयर इज अ लो फीस। अब लो फीस को मैनेज करने के लिए क्लाइंट ने आपको होटल दिया, क्लाइंट ने आपको सस्ते में होटल दिया, तो सर सस्ते में होटल दिया यानी बिजनेस रिलेशनशिप बन गई। अब आपकी क्लाइंट के साथ क्या बन गई? क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप। बट अभी भी आपको ना पैसे की कमी पड़ रही है, तो आपने क्लाइंट के शेयर खरीद लिए, सस्ते में खरीदे महंगे में बेचे, सस्ते में खरीदे महंगे में बेचे, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी। चारों पॉइंट्स को इंटर रिलेट करके ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। इसके साथ आपने क्या किया? फीस काफी कम रख दी। कोई बात नहीं, क्लाइंट ने आपको होटल का एक्सेस दे दिया, साथ ही साथ आपने शेयर्स में डीलिंग कर दी, यानी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। क्लोज रिलेशनशिप नहीं लिखी, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप लिखी है। अगर ये क्लोज रिलेशनशिप होती तो फेमिलियरिटी थ्रेट होता। क्योंकि ये क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है, इस वजह से इसको फाइनेंशियल इंटरेस्ट में डाला है, क्योंकि यहां पे पैसे की बात है, धंधे की बात है। तो ये 4 पॉइंट आई होप आपको क्लियर है। एंड 5वां पॉइंट क्या है? सर बिल्कुल ही गलत पॉइंट है। 5वां पॉइंट बिल्कुल ही गलत पॉइंट है, वो तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में आना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल ही गलत मतलब सिग्निफिकेंट एरर, बिल्कुल ही गलत मतलब सिग्निफिकेंट एरर। तो ये पॉइंट याद रखना, लास्ट पॉइंट बिल्कुल ही गलत है। सर बिल्कुल गलत का क्या मतलब है? इट इज अ सिग्निफिकेंट एरर
which has been noticed while evaluating the results of previous professional service involved. जल्दी से 2 मिनट लो और अभी के अभी ये 5 पॉइंट याद करके बताओ. This is the most important threat of all. सारे थ्रेट्स के एग्जाम्पल में ये वाला जो थ्रेट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 2 मिनट लेके सारे बच्चे DDD लिखेंगे चैट बॉक्स में once you are done with learning this part. फटाफट देखते हैं कौन सा बच्चा फर्स्ट आता है. भले यहां पे लिख लो फाइनेंशियल इंटरेस्ट. कैसे बनेगा? फीस से. बट सर फीस बड़ी कम है. तो आपने क्लाइंट के साथ बिजनेस शुरू कर दिया, आपने क्लाइंट के साथ बिजनेस रिलेशन बना ली, प्लस आपने यहां पे शेयर्स में डीलिंग भी कर ली. और आखिरी पॉइंट बिल्कुल गलत है, आखिरी पॉइंट बिल्कुल गलत है. इस तरह से आप ये फ्लो ध्यान में रख सकते हैं. Come on everyone, you can do it. वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड प्रीति, मोहन, यशिका, सुतावने, अथर सुतावने, शाबाश. शाबाश मेरे शेरों, वेरी वेरी गुड. अब सर अगले अगले जो पॉइंट्स है बड़े सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, रीड करते हुए आगे चलेंगे. क्या कहते हैं? सेल्फ रिव्यू थ्रेट. पहले सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब समझ लेते हैं. इट इज अ थ्रेट, इट इज अ थ्रेट दैट पहले सेल्फ रिव्यू थ्रेट से पहले भी ना सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के अब मेंबर इन सर्विस वाले पॉइंट पढ़ते हैं. बड़े आसान से छोटे से पॉइंट है. कहते हैं सर्कमस्टेंसेस दैट कैन क्रिएट द थ्रेट्स व्हेन अंडरटेकिंग अ प्रोफेशनल एक्टिविटी. सर प्रोफेशनल एक्टिविटी यानी जब हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ एम्प्लॉय काम करेगा तो क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं. तो उसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के पहले 4 पॉइंट पढ़ते हैं. पहला पॉइंट, होल्डिंग अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट और रिसीविंग अ लोन और गारंटी फ्रॉम द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? जो आपका एम्प्लॉयर है उसी में आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है. ओ, या फिर आपको एम्प्लॉयर ने लोन या गारंटी दी है तो आप क्लाइंट को लेके आप अपने एम्प्लॉयर को लेके अच्छे से काम नहीं कर पाओगे. हमेशा आपको एक डर रहेगा, हमेशा आप उसके एक एहसान के फरामोश रहेंगे. तो आपने क्या करना है ना, इस तरह की चीजें अवॉइड करके चलनी है. दूसरा बताओ, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ इंसेंटिव कंपेंसेशन अरेंजमेंट ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन. सर इसका क्या मतलब है? आपका जो एम्प्लॉयर है उसने आपको ईसॉप्स दिए हैं. ये जो ईसॉप्स है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये 5 साल का वेस्टिंग पीरियड रखते हैं. 5 इयर्स के बाद ये मैच्योर होंगे. तो क्या इन 5 सालों में आप अपने एम्प्लॉयर से लड़ पाओगे? क्या आप अपने एम्प्लॉयर की गलतियां निकाल पाओगे? मैंने कहा नहीं. हमेशा आप अपने एम्प्लॉयर के इन्फ्लुएंस में काम करोगे और आपकी ऑब्जेक्टिविटी की बैंड बचती रहेगी. सो इफ यू आर हैविंग सम इंसेंटिव कंपेंसेशन अरेंजमेंट तो भी दिक्कत की बात है. और बताओ सर, जो आपके एम्प्लॉयर के कॉर्पोरेट एसेट्स हैं आप उनका पर्सनल यूज करते हो. ये तो तुमको मेरे से अच्छे से कौन बता सकता है? ये तुमसे अच्छा मेरे को कौन बता सकता है कितने बच्चे आर्टिकलशिप में अपना प्रिंटर यूज करते हैं? जल्दी से बताओ. कितने बच्चे ऐसे हैं जो आर्टिकलशिप में अपनी फर्म का प्रिंटर यूज करते हैं स्टडी नोट्स निकालने के लिए? फटाफट बताओ मुझे. कितने बच्चे कॉर्पोरेट एसेट्स का पर्सनल यूज करते हैं? फटाफट बताओ. कौन कौन है जो इस तरह की हरकतें करता है? बड़े सारे होंगे. वेरी वेरी गुड. तो सर हैविंग एक्सेस टू कॉर्पोरेट एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, ये भी एक थ्रेट है. ये भी एक थ्रेट है. जब आपको पता है कि आप एंटिटी के एसेट्स का पर्सनल यूज कर रहे हो तो आप एंटिटी की गलतियां नहीं निकालोगे. आप एंटिटी के हमेशा एहसानमंद रहोगे कि ये एंटिटी कितनी अच्छी है, कितनी मदद करती है. तो इस तरह की हरकतें करना गुनाह है. एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है? बीइंग ऑफर्ड अ गिफ्ट और स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन. यहां पे जो गिफ्ट है क्या आपके एम्प्लॉयर ने दिया या एम्प्लॉयर के सप्लायर ने? एम्प्लॉयर के सप्लायर ने. ये एम्प्लॉयर के सप्लायर हैं जिन्होंने आपको गिफ्ट और स्पेशल ट्रीटमेंट दिया. अच्छा एक बात बताओ, सप्लायर ने आपको गिफ्ट और स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया? क्योंकि तुमने सप्लायर को सेलेक्ट कराने में हेल्प की होगी. तुमने अपने एम्प्लॉयर में उस सप्लायर को जब वो सेलेक्ट करा था तब तुमने हेल्प की होगी. तो तुमने यहां पे अपना पैसा निकाल लिया.
तुमने यहां पे अपनी इंटीग्रिटी खो दी, तुमने यहां पे अपनी ऑनेस्टी खो दी, तो ये भी दिक्कत की बात है, ये भी दिक्कत की बात है। सप्लायर से गिफ्ट लेना, स्पेशल ट्रीटमेंट लेना, दिस इज अगेन अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, दिस इज अगेन अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो अगर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ये बोलते हैं कब, जब आप कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहे हो, यानी एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हो, तो ये कब होगा? सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट, जैसे डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट वहां पे था वैसे ही फाइनेंशियल इंटरेस्ट यहां पे है। बट क्या यहां आप फीस की बात करोगे? नहीं, फीस की बात नहीं करें। सप्लायर जो माल भेजता है कंपनी को, ठीक है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसको कोई किसी से तो माल खरीदती होगी, जिससे माल खरीदती है उसको सप्लायर कहते हैं। अब इधर देखो, तो यहां तो फीस की बात नहीं करेंगे, तो किसकी बात करेंगे? आप यहां पे बोलोगे अगर आपको पैसा चाहिए तो आपके पास इंसेंटिव कंपेंसेशन अरेंजमेंट है। बोलो मेरे साथ, फीस की बात नहीं करेंगे, इंसेंटिव कंपेंसेशन अरेंजमेंट है। तो या तो आपका एम्प्लॉयर आपको इंसेंटिव दे रहा है, या फिर एम्प्लॉयर का सप्लायर आपको गिफ्ट और स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है। एंड फोर्थ पॉइंट कहता है जब आपका इन दोनों चीजों से पेट नहीं भरा, जब आपका इन दोनों चीजों से पेट नहीं भरा, तो आपने अपने जो एम्प्लॉयर के एसेट्स थे उन्हीं को पर्सनल यूज कर लिया, एम्प्लॉयर के एसेट्स का ही पर्सनल यूज कर लिया, तो ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। यही पॉइंट आपने ध्यान रखना है। तो फटाफट अगर चाहो तो यहां पे एक पूरा फ्लो लिख लो इस आंसर का। सबसे पहले बोलेगा फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अब सर ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे बनेगा? फीस से या इंसेंटिव कंपेंसेशन अरेंजमेंट? सर इंसेंटिव कंपेंसेशन अरेंजमेंट, यहां आपका एक इंसेंटिव कंपेंसेशन अरेंजमेंट है। दूसरा पॉइंट, इंसेंटिव कंपेंसेशन अरेंजमेंट तो एम्प्लॉयर ने दिया, सप्लायर से भी गिफ्ट्स आ रहे हैं, तो जो सप्लायर ऑफ एम्प्लॉयर है उससे भी आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं। और जब इस चीज से पेट नहीं भरा तो आपने क्या किया? आपने पर्सनल यूज किया, आपने एंटिटी के एसेट्स का पर्सनल यूज किया। ये 4 पॉइंट्स बस आप ध्यान में रख के चल सकते हैं, ठीक है। पूरी की पूरी इंटर रिलेशन टेक्निक करके दे दिया आपको। फटाफट 1 मिनट 2 मिनट लो और अभी के अभी ये 4 पॉइंट्स करके बताओ। जैसे वो 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वैसे ही ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ अमेंडमेंट बाय आईसीआई, ये आपके अभी अभी अमेंडमेंट आई है आईसीआई की तरफ से। फटाफट करके बताएंगे, देखते कौन सा बच्चा फर्स्ट आता है। कम ऑन, जल्दी से। चारों के चारों पॉइंट्स इसी इंटर रिलेशन के साथ ध्यान में रखने हैं। आंखें बंद करके रिकॉल करो। जा रही है बातें दिमाग में? अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये सारे पॉइंट्स मैं सिर्फ रीड करके निकाल दूं, अगर ये सारे पॉइंट्स मैं रीड करके निकाल दूं, कोई समझाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ अगर अपन रीड करके इन पॉइंट्स को निकाल देंगे तो क्या ये बातें दिमाग में बैठेंगी? कल को आईसीआई आपसे पूछ ले व्हाट कैन बी द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस दैट कैन क्रिएट थ्रेट फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हेन ही इज रेंडरिंग एनी प्रोफेशनल एक्टिविटी। क्या आप ये 4 बातें याद रख पाओगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। काला अक्षर भैंस बराबर, कैसे ये बातें ध्यान आएगी? एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एम्प्लॉयर। क्लाइंट कैसे हो गया? क्लाइंट की बातें तो पहले हो चुकी, अब यहां अपन एम्प्लॉयर की बातें कर रहे हैं, तो यहां पे क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। बट फीस की बात नहीं करेंगे, इंसेंटिव कंपेंसेशन अरेंजमेंट। उसके साथ साथ एम्प्लॉयर का जो सप्लायर है उसने भी गिफ्ट दिए। अब दोनों चीजों से पेट नहीं भरा तो हमने कॉर्पोरेट एसेट्स का पर्सनल यूज किया। ये पॉइंट आप ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? यस और नो? फटाफट बताइए। आई बात समझ? गई दिमाग में? डी कपिल, अर्चित, जयश, शाबाश। अब आ जाओ सर नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। मेरे को लगता है पूरा का पूरा डंडन है। अब चलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेड पे। सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्या कहता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेड कहता है, उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं, प्रीति कह रही है इससे पहले जो पॉइंट्स लिख रहे थे इसमें क्या फर्क है? अरे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ऑप्शन है कि या तो वो अपनी प्रैक्टिस करे या किसी के अंडर एज ए एम्प्लॉय काम करे।
अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है वो। अगर वो प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहा है यानी किसी इंप्लॉय के अंडर काम कर रहा है तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो फिर ये एम्प्लॉयर वाले पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। हाँ, आप अपने एम्प्लॉयर नालायक, आप अपने एम्प्लॉयर का ऑडिट नहीं कर रहे, बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने एम्प्लॉयर के लिए काम तो कर रहे हो ना एज ए एम्प्लॉय। तो उस टाइम पे एज अ एम्प्लॉय जब आप काम कर रहे हो तब भी आपने कुछ एथिक्स मेंटेन करने नहीं करने हैं, या हौले की तरह काम करना है। यही पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पहला वाला प्रैक्टिस, दूसरा वाला एम्प्लॉय। क्लियर है बबुआ? लिख के दिया है, लिख के दिया है, बट तुम नींद पूरी लेते ही नहीं। दिक्कत तो ये है। और सुबह नहा के नहीं आते। मैंने तुमको पहली क्लास में कहा था नहा के आया करो, तुम आ जाते हो अपना मुंह उठा के। तो ये पॉइंट ध्यान में रखो, ठीक है। अब आ जाओ सर सेकंड पॉइंट। अब आता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। उसको पढ़ने से पहले मैं आपसे सिंपल सी बात सवाल पूछता हूं। मान लो कपिल ने अपना टेस्ट लिखा, कपिल ने अपना ऑडिट का टेस्ट लिखा, उसके बाद वो टेस्ट आईसीआई ने कहा हम चेक नहीं करेंगे, वो टेस्ट आप खुद चेक कर लो। तो अगर खुद चेक करने का ऑप्शन मिले तो हम कितने नंबर देंगे? सर उस केस में तो हम 100 में से 100 दे देंगे। हम अपनी गलतियां कभी थोड़ी निकालेंगे। ऐसा ही सीए के केस में है, ऐसा ही सीए के केस में है। सर सीए के केस में क्या है कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मौका दिया जाए अपनी ही चीज को चेक करने का, तो वो कभी भी उसमें गलतियां नहीं निकालेगा। तो ये क्या कहता है? इट इज अ थ्रेट, it is a threat, self review threat is a threat that a professional accountant will not appropriately evaluate। ये ठीक से चेक नहीं करेगा किसको? रिजल्ट्स ऑफ अ प्रीवियस जजमेंट और एक्टिविटी परफॉर्म। जो इसने पहले काम किए हैं अगर उनको चेक करने को इसको कहा जाए तो ये उसको कभी भी ठीक से इवेल्युएट नहीं करेगा बाय द अकाउंटेंट और एनी अदर इंडिविजुअल विद इन हिज फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन on which the accountant will rely when forming a judgment as a part of performing the current activity। सर ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ये एक फर्म है, इसका नाम क्या है? सर इसका नाम है मजनू उदय एंड कंपनी। ये कौन है? सर ये ऑडिटर है। मजनू उदय एंड कंपनी इज अ फर्म, दे आर द ऑडिटर। अब ये लोग इनकी फर्म में काम करते हैं। इन्होंने क्या किया सर? अब ये आए हैं क्या? ऑडिट करने। सर ये ऑडिट किसका करने आए हैं? ये ऑडिट करने आए हैं आरडीएक्स लिमिटेड का। ओ अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं, आरडीएक्स लिमिटेड का ऑडिट करने आए हैं। बट मजे की बात क्या है? सर मजे की बात क्या है? आरडीएक्स लिमिटेड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आरडीएक्स लिमिटेड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कौन बनाता है? सर ये उदय शेट्टी ही लिखता है। इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये उदय शेट्टी लिखता है। मैंने कहा वेरी गुड। अब जो साइनिंग पार्टनर है इस एंगेजमेंट में, साइनिंग पार्टनर है मजनू। साइनिंग पार्टनर कौन है? मैंने कहा साइनिंग पार्टनर है मजनू। अब जब मजनू ऑडिट करेगा, अब जब मजनू ऑडिट करेगा, क्या ये उदय के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो उदय ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, क्या ये इसके अंदर कोई गलती निकालेगा? क्या ये इस केस में कोई गलती निकालेगा? जल्दी से बताओ हाँ या ना। सारे बच्चे मुझे बताना, सारे बच्चे मुझे बताना, इस केस में गलती निकलेगी या नहीं निकलेगी? फटाफट बताओ, देखते कितने बच्चों को ये बात समझ आई। नहीं सर, इस केस में कोई गलती नहीं निकालेगा। अपनों की गलती कौन निकालता है? अपनों की गलती कौन निकालता है? द आंसर इज नो, कोई गलती नहीं निकाली जाएगी। इसी को अपन सेल्फ रिव्यू थ्रेट कहते हैं। इसी को अपन सेल्फ रिव्यू थ्रेट कहते हैं कि ऐसे केस में जब अपनों ने ही काम किया है, उसी काम को अपन आगे चेक करने आए हैं, तो ये गलतियां कभी नहीं निकालेगा। तो वापस पढ़ो डेफिनेशन को मेरे साथ, क्या कहता है? अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट विल नॉट एप्रोप्रिएटली इवेल्युएट the results of a previous judgment made or activity performed। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाए हैं? या तो उसने खुद ने या एनी अदर इंडिविजुअल विद इन हिज फर्म। ये एनी अदर इंडिविजुअल कौन है? हम यहां पे उदय की बात कर रहे हैं, ठीक है। on which the accountant will rely when forming a judgment as a part of the performing the current activity। यानी जब वो ऑडिट कर रहा है
तो फिर वो उसमें से कोई गड़बड़ नहीं निकालेगा, वो उसको प्रॉपर्ली इवेल्युएट नहीं करेगा। इतनी सी बात बस आपने ध्यान में रख के चलनी है। अब सर इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? पहली चीज, इशूइंग एन अश्योरेंस रिपोर्ट, यानी बेसिकली आप अपना ओपिनियन दे रहे हो किसको लेके? ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द सिस्टम, यानी इंटरनल कंट्रोल आप ही ने बनाए, जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो आप ही ने बनाए और उन्हीं के ऊपर ओपिनियन देना है। तो क्या आप अपने बनाए हुए इंटरनल कंट्रोल की कमियां निकालोगे? नहीं निकालेंगे। तो ये पॉइंट बस आपने रीड करके चलना है। दूसरा पॉइंट, हैविंग प्रिपेयर्ड द ओरिजिनल डेटा, यानी जो अकाउंटिंग एंट्रीज थी, जो जर्नल एंट्रीज थी, वो आप ही ने पास करी हैं। यूज टू जनरेट द रिकॉर्ड्स दैट आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट यानी अगर कल को आप ऑडिट कर रहे हो तो इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? कौन सी चीज चेक होती है ऑडिट में? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक होते हैं। तो आप ही ने जर्नल एंट्रीज पास करी हैं विच हैव बीन यूज्ड टू जनरेट द रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट। तो भी ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, तो भी ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। गॉट इट? सर बट ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाएगा? यही तो मैं भी बोल रहा हूं, यही तो मैं भी बोल रहा हूं। कंपनीज एक्ट ने इसको डिसअलाउ कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पे थ्रेट था, क्योंकि यहां पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट था, इसीलिए तो डिसअलाउ किया, इसीलिए तो इस बात के लिए मना किया कि ये काम नहीं कर सकते। अगर ये थ्रेट ना होता तो कंपनीज एक्ट में भी ये वाले प्रोविजंस ना आते। तो बस आपने ये दो पॉइंट्स को रीड करके चलना है। अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम व्हेन ही हैज हिमसेल्फ इंप्लीमेंटेड देम। जब खुद ही इंटरनल कंट्रोल बनाया तो इंटरनल कंट्रोल में कमियां नहीं निकालेगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? आप ही ने ओरिजिनल डेटा बनाया जिससे सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट जनरेट हुआ है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आप ही ने जर्नल एंट्री पास करी है तो आप उसमें कभी भी गलतियां नहीं निकालोगे। दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ रिव्यू थ्रेट इन केस ऑफ सीए इन प्रैक्टिस। अगर कोई सीए प्रैक्टिस में है तो आपके ये दो एग्जाम्पल बन जाते हैं। अब सर अगले वाले पे आओ, अगले वाले पे आओ। अगर मैं इंप्लॉय की बात करूं तो इंप्लॉय के केस में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, डिटरमाइनिंग एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अ बिजनेस कॉम्बिनेशन आफ्टर परफॉर्मिंग द फीजिबिलिटी सपोर्ट स्टडी सपोर्टिंग द परचेज डिसीजन। अगर आपने इंड एएस 103 के हिसाब से, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है किसी बिजनेस कॉम्बिनेशन का, कब? जब उस सब्सिडरी के सिलेक्शन में, उस सब्सिडरी के सिलेक्शन में आप ही का हाथ था, उस सब्सिडरी के सिलेक्शन में आप ही का हाथ था, आप ही ने बोला था इस सब्सिडरी को सिलेक्ट करो। अगेन इसको भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट माना जा सकता है। ठीक है, अर्नव कह रहा है सर दो फर्म खोल के भी तो एक फर्म से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, एक फर्म से ऑडिट कराओ, ऐसा भी तो किया जा सकता है। आंसर इज यस, किया जा सकता है। अगर उन दोनों फर्म्स की बनती है तो इनडायरेक्टली वहां पे भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा, इनडायरेक्टली वहां पे भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है? जल्दी से बताइए हाँ या ना, फटाफट बताओ। जो भी अभी तक मैंने डिस्कस किया, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? प्लीज टेल मी फास्ट, यस और नो। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं सर? अभी हम पढ़ रहे हैं थ्योरी, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या होना चाहिए, कैसी चीजें होनी चाहिए। क्या मैंने तुमको बताया क्या होता है? नहीं, ये आप पढ़ रहे हो एथिक्स। तुमको सच्चा होना चाहिए, तुमको अच्छा होना चाहिए, तुमको इस तरह की ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। बस ये तुम अभी थ्योरी पढ़ रहे हो। जब मैं प्रैक्टिकलिटी की तरफ आगे जाऊंगा तब तुमको समझ आएगा कि अच्छा आम तौर पे ऐसा होता है। अभी तो बस ये कि ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ सर मेरे साथ एडवोकेसी थ्रेट पे। एडवोकेसी थ्रेट क्या कहता है? आप क्लाइंट के एडवोकेट बन चुके हो, आप क्लाइंट के वकील बन चुके हो, आप क्लाइंट को प्रमोट करे जा रहे हो। यानी आपको काम क्या था सर? आपका काम था क्लाइंट का ऑडिट करना। आपको बोला गया था क्लाइंट के जाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करो, चुपचाप अपना ऑडिट करो और घर पे आओ। आपने क्या किया? आप क्लाइंट के वकील बन गए। अरे भाई वकील क्यों बन गए? क्यों क्लाइंट का इंटरेस्ट इतना प्रमोट कर रहे हो? क्या अब आप अपना काम ऑब्जेक्टिवली कर पाओगे? मैंने कहा नहीं, यू विल ऑलवेज बी अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ योर क्लाइंट।
आपका क्लाइंट हमेशा आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस करता रहेगा, आपके अंदर एक बायसनेस रहेगी, तो आप कभी भी एडवोकेट नहीं बन सकते क्लाइंट के, आप कभी भी क्लाइंट के शेयर्स को प्रमोट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एक्ट एज अ प्रमोटर ऑफ द क्लाइंट। तो ये क्या कहता है, एडवोकेसी थ्रेट का मतलब है थ्रेट दैट अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट विल प्रमोट। आप प्रमोट कर रहे हो किसको, क्लाइंट या इंप्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के पोजीशन को, टू द पॉइंट, इस कदर दैट द अकाउंटेंट्स ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। कहीं ना कहीं आपकी ऑब्जेक्टिविटी की बैंड बच जाती है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो पहला एग्जाम्पल तो सर दिमाग में आता है, सर क्या, सबसे पहला एग्जाम्पल आता है प्रमोटिंग द इंटरेस्ट एंड शेयर्स ऑफ द क्लाइंट। कहीं ना कहीं आपने शेयर्स ऑफ द क्लाइंट्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया, तो भाई साहब बड़ी दिक्कत की बात है। दूसरा, यू आर एक्टिंग एज एडवोकेट, ये तो नॉर्मली दिमाग में भी आएगा, एडवोकेसी थ्रेट सुनते दिमाग में क्या आता है, आप क्लाइंट के एडवोकेट बन गए। एक्टिंग एज एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट इन लिटिगेशन और डिस्प्यूट्स विद थर्ड पार्टी। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लॉ बन रहा था कैबिनेट में, कैबिनेट में लॉ बन रहा है। सर कैबिनेट का मतलब आपकी अलमारी की बात नहीं कर रहा, कैबिनेट यानी मिनिस्ट्री के कैबिनेट की बात कर रहा हूं। जब भी मिनिस्ट्री के कैबिनेट में कोई लॉ बनता है तो मीटिंग बुलाई जाती है, प्रोफेशनल्स की मीटिंग बुलाई जाती है, उस प्रोफेशनल्स की मीटिंग में आप भी बैठे हो। तो जब इस मीटिंग में आप बैठे हो ना और कोई लॉ और रेगुलेशन में डिस्कशन चल रही है, तो आप किस चीज को ध्यान में रख के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप इस चीज को ध्यान में रख के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो कि ये जो लॉ में चेंजेस आ रहे हैं ना, ये मेरे क्लाइंट को बेनिफिट करें, और इस चीज के बारे में आप डिस्कशन पे बहुत जोर डाल रहे हो, आप उसमें बहुत डिबेट्स में हिस्सा ले रहे हो कि यार लॉ में ये चेंज तो आना ही आना चाहिए, इससे मेरे क्लाइंट को फायदा होगा। क्यों फायदा हो, तुम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने आए हो ना, तुमको इससे क्या लेना देना। तो लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लॉबिंग इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट। तो अगर आपने तीनों में से कोई भी चीज करी, बाजार में जाके क्लाइंट के शेयर बेचने शुरू करे, आओ पायल इसके शेयर खरीदो, आओ आंचल इसके शेयर खरीदो, आओ नवीन इसके शेयर खरीदो, तो तुम ऑडिटर हो या बेवकूफ हो, किस तरह के काम कर रहे हो, तुम सेलिंग एजेंट क्यों बन रहे हो क्लाइंट के। सो इफ यू आर प्रमोटिंग द शेयर्स ऑफ अ क्लाइंट, बाजार में जाके शेयर बेच रहे हो, गलत बात। दूसरा, यू आर एक्टिंग एज एडवोकेट ऑफ द क्लाइंट, एंड तीसरा, एडवोकेट किससे डील करते हैं, लॉस से। तो जब लॉस बन रहे थे तो तुमने क्लाइंट का इंटरेस्ट वहां भी प्रमोट किया, तुम चाह रहे थे कि लॉ में वो चेंजेस आए जो क्लाइंट को बेनिफिट करते हैं। सो लॉबिंग इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन, लॉबिंग इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन का क्या मतलब है, यू आर यूजिंग योर इन्फ्लुएंस, आपने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया किसी लॉ के बनते वक्त, किसके बिहाफ पे, क्लाइंट के बिहाफ पे, कि ये क्लाइंट का फायदा करे, क्लाइंट को कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट मिले। क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्लियर है, हाँ सर। तो ये कब होगा, अच्छा मैं क्लाइंट को इतना प्रमोट कब करूंगा, जब क्लाइंट मुझे पाल रहा है, जब क्लाइंट मुझे पाल रहा है तब मैं क्लाइंट को इतना प्रमोट करूंगा, वरना मैं क्लाइंट को इतना प्रमोट क्यों करूं। पाल रहा है का क्या मतलब है, प्रमोटिंग द शेयर्स ऑफ द क्लाइंट। एडवोकेसी यानी एडवोकेट एक्ट कर रहा है, एंड एल का मतलब क्या है, एडवोकेट डील्स विद द लॉज, लॉबिंग इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन, लॉबिंग इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन। जल्दी से आंखें बंद करके बताओ, क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्लियर है, यस और नो, फटाफट बताओ। प्लीज टेल मी फास्ट। गोद ले लिया ऑडिटर को, तो P फॉर प्रमोटिंग, A फॉर एक्टिंग एज एन एडवोकेट, एंड L फॉर लॉबिंग इन फेवर ऑफ अ लेजिस्लेशन। लॉ की बात हो रही है। जल्दी से सारे बच्चे, यस सर। अब आ जाओ सर नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसी सेल्फ रिव्यू एडवोकेसी थ्रेड का ये वाला जो पार्ट है, तो सिंगल लाइन है, क्या कहता है ये, ध्यान से समझना। हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन इन प्रोस्पेक्टस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फेवरेबल फाइनेंसिंग। यानी आपको क्या करना है, आपको बेसिकली ये भी कंपनी के शेयर्स प्रमोट करना ही है, ये भी वैसे कंपनी के शेयर्स प्रमोट करना ही है। यानी जब भी किसी शेयर का इशू आता है तो उसमें प्रोस्पेक्टस आती है, उस प्रोस्पेक्टस में जो बातें लिखी है, उसमें जो इंफॉर्मेशन लिखी है, उसको अब आप मैनिपुलेट कर रहे हो एज अ एम्प्लॉय। हाँ, अब अपन यहां पे एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो ये भी कोई अच्छी बात है क्या, नहीं। अगर आपने प्रोस्पेक्टस की इंफॉर्मेशन को और बढ़ा चढ़ा के बताया, अच्छे से बताया, तो इससे क्या होगा सर, ज्यादा शेयर्स बिक जाएंगे। बट अल्टीमेटली डू यू थिंक यू आर हैविंग सम ऑब्जेक्टिविटी,
डू यू थिंक यू आर हैविंग सम इंटीग्रिटी? द आंसर इज नो। आपकी ऑब्जेक्टिविटी की भी बैंड बच जाती है, इंटीग्रिटी की भी बैंड बच जाती है। तो क्या ये भी एक थ्रेट है? हाँ, ये भी एक थ्रेट है। यहां पे भी आप क्लाइंट के इंटरेस्ट को ओवर प्रमोट कर रहे हो। आई बात समझ? बच्चा कह रहा है कंपनी के शेयर्स को प्रमोट करने से थ्रेट क्या है? मेरे को एक बात बताओ, तुम उसका ऑडिट करने गए हो या उसके शेयर्स प्रमोट करने गए हो? शर्म आती है? तुमको इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है। पहली क्लास में हम सबने प्रण लिया था कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहेगा, उसका काम सिर्फ ऑडिट करना होगा, क्लाइंट से रिश्ते जोड़ना नहीं होगा। क्यों क्लाइंट को प्रमोट कर रहे हैं नालायक? क्या दे रहा है क्लाइंट इसको ऐसा जो इसको प्रमोट कर रहा है? कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा होगा ना प्रमोट करने के लिए, तभी तो प्रमोट कर रहा है। कैसे इंडिपेंडेंट रहेगा प्रमोट करके? आपको नहीं लगता इसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है? अब तो जैसा क्लाइंट कहेगा वैसा वैसा काम करेगा ये। हाउ विल ही बी एक्टिंग एज ए इंडिपेंडेंट ऑडिटर? नहीं कर पाएगा ना। तभी तो ये थ्रेट है, तभी ये थ्रेट है। एडवोकेसी थ्रेट मतलब किस बात के लिए क्लाइंट की इतनी दलीलें दे रहे हो? तुम ऑडिटर हो या क्लाइंट के बंदे हो? तुम तो क्लाइंट के ही बंदे लग रहे हो मुझे। अब तो तुम्हारे अंदर से ऑडिटर की खुशबू आ ही नहीं रही। तो यही पॉइंट आपने यहां पे समझना है कि इफ यू आर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट, चाहे शेयर बेचने में हो या एज अ एडवोकेट हो, या फिर अगर कोई लॉ बन रहा है तो तुम्हें अपनी क्लाइंट की पड़ी है, तुम्हें लॉ की पड़ी होनी चाहिए कि पब्लिक का भला हो, क्लाइंट का भला क्यों? लॉबिंग इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। व्हाई ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट? ऑन बिहाफ ऑफ वो होना चाहिए पब्लिक। क्लाइंट का इतना भला क्यों सोच रहे हो तुम? ऑडिटर हो ना, इंडिपेंडेंट रहो। तुमको ये सब करना अलाउड नहीं है। इतनी सी बात बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है सर, क्लियर है ये सारा पॉइंट? यस सर। अब यहां पे हमने एक पॉइंट और समझा था एडवोकेसी थ्रेट में कि या आप एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हो किसी कंपनी में, उस कंपनी का शेयर इशू आ रहा है। अगर शेयर इशू आ रहा है तो उस प्रोस्पेक्टस में भी आप चीजों को मैनिपुलेट ना करो, जस्ट फॉर ऑब्टेनिंग फेवरेबल फाइनेंसिंग। ठीक है? अरे भाई, तुम इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करोगे क्या? नालायक कौन है ये? हर्ष। हर्ष नालायक नंबर 1। हर्ष कहता है अगर एज ए एम्प्लॉय आप काम कर रहे हो ना तो आप मैनिपुलेट कर लो। कितने बच्चे बोलते कि ये सही है? अभी तुम सबके नंबर में भेजता हूं आईसीआई को, इनको गलती से भी चार्टर्ड अकाउंटेंट मत बना देना। सारे गड़बड़ घोटाले वाले बच्चे आपके पास ही आ रहे हैं। फटाफट बताओ। बच्चा कह रहा है कि सेकंड केस में एज ए एम्प्लॉय है ना, एज ए एम्प्लॉय तो मैं चोरी चकारी जो करूं कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। पब्लिक के साथ करो धोखा, प्रोस्पेक्टस में लिखो गलत गलत बातें, फिर सेक्शन नंबर 34 और 35 में जेल होगी ना तो मुझे मत बताना। फिर 34 और 35 में जेल होगी तो फिर मुझे मत बताना। फिर तुमको पता चलेगा जब तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी आएगी, सेबी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, फिर तुम भागते रहना दुम लेके। कह रहे मैनिपुलेट करना एकदम सही है एज ए एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हो। मैंने कब कहा यहां ऑडिटर है? मैंने कहा एज ए सीए आप एम्प्लॉय काम कर रहे हो। तुम ऑडिटर को बस ऊपर वाले पार्ट में रखो जब एज अ प्रैक्टिसिंग काम कर रहे हैं। हाँ, आई बात समझ? आईसीआई तो वैसे भी पास नहीं करता, तुमको तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, तुम्हारी जिस तरह के लक्षण है। ठीक है? हरिद्वार जाके भी नहीं बच पाएगा। हाँ, हरिद्वार जाए चाहे गंगा नहा के आए चाहे वाराणसी जाए, कुछ नहीं होने वाला। तुम कहते हो मैनिपुलेशन सही है क्योंकि वो एम्प्लॉय है। कैसी नालायकों वाली बातें की है ये। अब आओ फटाफट लास्ट वाले अगले पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, बात में दम है, शुड नॉट मैनिपुलेट। वेरी वेरी गुड। अब आता है सर अगला वाला पॉइंट, फेमिलियरिटी थ्रेट। अब आता है अगला पॉइंट, फेमिलियरिटी थ्रेट। देखो फेमिलियरिटी थ्रेट क्या कहता है? फेमिलियरिटी थ्रेट कहता है थ्रेट दैट ड्यू टू अ लॉन्ग एंड क्लोज रिलेशनशिप। सर किसकी रिलेशनशिप की बात हो रही है? क्लाइंट और ऑडिटर, क्लाइंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉन्ग और क्लोज रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। और अगर आप एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हो तो आपकी और आपके एम्प्लॉयर की अब काफी लॉन्ग और क्लोज रिलेशनशिप हो चुकी है। क्योंकि इतनी ज्यादा रिलेशनशिप हो चुकी है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट विल बी टू सिंपैथेटिक टू देयर इंटरेस्ट और टू एक्सेप्टिंग ऑफ देयर वर्क। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सिंपैथी आ जाएगी। जब सिंपैथी आ जाएगी तो आप उनकी गलतियां कभी भी नहीं निकाल पाओगे। आप उनकी गलतियां कभी भी नहीं निकाल पाओगे। ये पॉइंट बस आपने ध्यान रखना है फेमिलियरिटी थ्रेट में। अगर आपकी लॉन्ग एसोसिएशन हो गई, आपकी क्लोज रिलेशनशिप हो गई, सर किसके साथ क्लोज रिलेशनशिप हो गई? आपकी क्लोज रिलेशनशिप हो गई आपके एम्प्लॉयर के साथ या आपके क्लाइंट के साथ, देन यू विल बी टू सिंपैथेटिक टू देयर इंटरेस्ट और
टू एक्सेप्टेंस ऑफ देयर वर्क। तो फिर इस केस में आपने इस पॉइंट को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अब सर, अब हम बात करते हैं एज अ सीए इन प्रैक्टिस, ठीक है। अब बात करते हैं एज अ सीए इन प्रैक्टिस कब कब फेमिलियरिटी थ्रेट आ सकता है। पहला, जो आपकी ऑडिट टीम है, जो आपकी एंगेजमेंट टीम है, उसकी काफी क्लोज और इमीडिएट फैमिली रिलेशनशिप है किसके साथ? विद द एम्प्लॉय ऑफ अ क्लाइंट। एंड ये जो क्लाइंट का एम्प्लॉय है जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है, ये ऐसा वैसा बंदा नहीं है। ही इज इन अ पोजिशन टू एक्सर्ट डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसके ऊपर? ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट। सारे बच्चे बताओ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट क्या होता है ऑडिट में? मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं, देखते कौन कौन बच्चा जाग रहा है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट क्या होता है ऑडिट में? फटाफट बताओ। लॉन्ग का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है नलायक, जल्दी से बताओ। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट का क्या मतलब है? हाँ, इसी की वजह से कंपनीज एक्ट में कूलिंग पीरियड के प्रोविजंस हैं। वेरी वेरी गुड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहां हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, यानी क्लाइंट का जो एम्प्लॉय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, एक्सर्ट डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एंगेजमेंट टीम मेंबर का फैमिली रिलेशनशिप है, वो क्लोज और इमीडिएट फैमिली रिलेशनशिप है। तो सर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हमारा क्लाइंट में खून का रिश्ता है, हमारा क्लाइंट में खून का रिश्ता है। वेरी वेरी गुड। अब सर दूसरा पॉइंट, डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द क्लाइंट, डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द क्लाइंट और employee who is in a position to exert significant influence over the subject matter of engagement having recently served as engagement partner। यानी जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर है, जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर है सर, बेसिकली जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर था, हमारी फर्म में जो एंगेजमेंट पार्टनर था, वो अब क्लाइंट का क्या बन गया है? हमारी फर्म का एंगेजमेंट पार्टनर अब क्लाइंट का डायरेक्टर बन गया या ऑफिसर बन गया, यानी कोई बड़ी पोजीशन पे है, या फिर वो इंप्लॉय बन गया है हु इज इन अ पोजीशन टू एक्सर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट। तो ये पॉइंट आपने बस ध्यान में रख के चलना है। सर ये कौन सा रिश्ता है? इसको बोलते हैं फर्म का रिश्ता, इसको बोलते हैं फर्म का रिश्ता। यानी आपकी फर्म का कोई एंगेजमेंट पार्टनर अब क्लाइंट का क्या बन गया है? या तो डायरेक्टर बन गया है, या फिर कोई ऑफिसर बन गया है, या फिर वो इंप्लॉय बन गया है जो ऐसा वैसा इंप्लॉय नहीं, इन अ पोजीशन टू एक्सर्ट सिग्निफिकेंट एंड डायरेक्ट इंफ्लुएंस ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है? लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ एन ऑडिट टीम मेंबर विद द ऑडिट क्लाइंट। ना तो फर्म का रिश्ता ना खून का रिश्ता, रिश्ता बन गया है, ये रिश्ता बन गया। मेरा आप सबसे सवाल, क्या ऐसे कोई दोस्त होते थे आपके स्कूल के जिनके साथ आप बचपन से लेके क्लास 11th और 12th तक जुड़े हुए थे? या फिर आपने कॉलेज में देखा हो कि आपने कॉलेज के 3 साल अपने दोस्तों के साथ रहे, तो कहीं ना कहीं अब उनके साथ वो रिश्ता बन गया कि यार हाँ तुम तो फैमिली जैसे हो गए हो। इवन आर्टिकलशिप में 1 साल के अंदर हो जाता है। 1 साल अगर आप आर्टिकलशिप में अपने को आर्टिकल्स के साथ थोड़ा टाइम बिताओ तो उनके साथ फैमिली वाली फीलिंग आने लग जाती है। हैव यू फेल्ट दैट? आंसर इज यस, पक्का फीलिंग आई होगी कहीं ना कहीं। तो ये कहते हैं कि अगर ऑडिटर भी क्लाइंट के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताए तो इन दोनों की भी रिलेशन बन जाएगी, ये भी एक दूसरे के चड्डी बड़ी बन जाएंगे। तो मैंने कहा ये रिलेशनशिप कैसे बनी? सर ये टाइम का रिश्ता है, ये टाइम का रिश्ता है, लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ ऑडिट टीम मेंबर विद द क्लाइंट। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे सर, खून का रिश्ता, फर्म का रिश्ता, टाइम का रिश्ता। खून का रिश्ता, फर्म का रिश्ता, टाइम का रिश्ता। फटाफट 2 मिनट लो और अभी के अभी तीनों के तीनों पॉइंट्स याद करके मुझे बताओ और चैट बॉक्स में लिखेंगे डन डना डन डन, फटाफट जल्दी से। दिस कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट, भले ही ऑडिट हो या कोई और हो, सब में ये चीजें थ्रेड्स कवर होते हैं। जल्दी से करके बताओ। रिश्ता कैसे बनेगा? सर रिश्ता बनेगा खून का रिश्ता, क्लोज रिलेशनशिप, पार्टनर वाला रिश्ता, फर्म वाला रिश्ता, एंड लास्ट में आ जाता है टाइम वाला रिश्ता। ये आपने बस ध्यान में रख के चलना है। शाबाश पूजन,
कौन कौन है? पूजन, जयश, यशिका, मनसुख भाई, कपिल, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अमनदीप, वेरी वेरी गुड। अब सर फेमिलियरिटी थ्रेट एज अ एम्प्लॉय, एज अ एम्प्लॉय फेमिलियरिटी थ्रेट क्या क्या हो सकता है, ध्यान से समझना। अब एम्प्लॉय वाली बात कर रहे हैं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब एज अ एम्प्लॉय बात करते हैं। बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर अ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिस एंटिटी में आप एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हो, आपका काम है उसके अकाउंट्स बनाना। व्हेन एन इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स डिसीजंस दैट अफेक्ट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी अकाउंट्स बनाने का काम आपका है, ठीक है। और उन अकाउंट्स के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, उन अकाउंट्स के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, उसके रिगार्डिंग जो डिसीजंस है, वो कौन लेता है? सर इस चीज के डिसीजंस आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर ही लेता है। फिर से सुन रहा, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, आप उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो। कब? when an immediate or close family member employed by the organization makes decisions which affect the financial reporting। अल्टीमेटली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली जो एक्सरसाइज है, उसको किसके डिसीजन अफेक्ट करते हैं? आप ही के रिलेटिव के। तो कहीं ना कहीं क्या यहां पे भी फैमिलियरिटी थ्रेट आ गया? हाँ, यहां पे भी फैमिलियरिटी थ्रेट आ गया कि जो बंदा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, वो आप ही का रिलेटिव है। तो क्या आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छे से कर पाओगे? क्या आप अपने एम्प्लॉयर के लिए अकाउंट्स अच्छे से बना पाओगे? ट्रू एंड फेयर व्यू बना पाओगे? आंसर इज नो। यहां पे भी एक फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाता है। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। दूसरा, हैविंग अ लॉन्ग एसोसिएशन विद द इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस डिसीजन। तो यहां आपने बस इन दोनों पॉइंट्स को रीड करके चलना है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट रीड देम। कल को अगर एमसीक्यू में आ गए तो फिर काम आ सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस डिसीजंस जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर उनके साथ भी आपकी लॉन्ग एसोसिएशन हो गई तो फिर रिश्ता है नहीं, बट कहीं ना कहीं रिश्ता बन जाएगा। 3 पॉइंट हमने यहां पे कवर कर लिए सर। क्या क्या कवर कर लिए? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट। 4 थ्रेट हो गए। 5वां थ्रेट रह गया सर, क्या? इंटिमिडेशन थ्रेट। अब आ जाओ फटाफट इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेट करने का क्या मतलब है? सामने वाले को अनकंफर्टेबल कराना, सामने वाले को डराना, धमकाना कि चुपचाप मेरी बात मान ले वरना मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। तो ये क्या कहते हैं सर? इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट कहते हैं थ्रेट दैट अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट विल बी डेटर्ड। सर डेटर्ड का क्या मतलब है? उसको डराया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है कि भाई चुपचाप मेरी बात मान ले वरना तेरी बैंड बज जाएगी। धमकाया ऐसे ही लिख देते हैं, हिंदी में तो बड़ा टफ हो रहा है। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किस चीज से? फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बिकॉज ऑफ एक्चुअल और परसीव्ड प्रेशर्स इंक्लूडिंग द अटेम्प्ट्स टू एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट को ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जा रहा है। क्यों? ताकि वो ऑब्जेक्टिवली काम ना करे। उसको डराया जा रहा है फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बाय क्रिएटिंग प्रेशर्स ऑन हिम और मेकिंग अटेम्प्ट्स टू एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर द अकाउंटेंट। ये आपने इंटिमिडेशन थ्रेट की डेफिनेशन ध्यान रखनी है, डेटरिंग द अकाउंटेंट फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। अब एक बात बताओ, आपका क्लाइंट आपके ऊपर इंटिमिडेशन कैसे करेगा? सर आपके ऊपर वो थ्रेट क्रिएट करेगा, वो आपको डराएगा। क्या? कि हम आपको डिसमिस कर देंगे फ्रॉम द क्लाइंट एंगेजमेंट और फर्म बिकॉज ऑफ द डिसएग्रीमेंट अबाउट द प्रोफेशनल मैटर। यहां पे आपको उसने परेशान किया, ठीक है सर, कि भाई मैं तेरे को निकाल दूंगा अगर तूने मेरी बात से एग्री नहीं किया। दूसरा पॉइंट, फीलिंग प्रेशर टू एग्री विद द जजमेंट ऑफ अ क्लाइंट बिकॉज क्लाइंट हैज मोर एक्सपर्टीज ऑन द मैटर इन क्वेश्चन। तो पहले उसने डराया, फिर आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट प्लान्ड प्रमोशन विल नॉट अकर अनलेस द अकाउंटेंट एग्रीज विद द इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सर ये वाला पॉइंट यहां कैसे आया? ये तो आईसीआई से पूछो। अब ये आईसीआई से पूछो, मुझे एक बात बताओ, क्या ये इंप्लॉय वाला पॉइंट नहीं है जो इन्होंने प्रैक्टिस में डाला है? हाँ सर, गलती से आ गया। बोलो गलती से आ गया। ये वाला जो पॉइंट है गलती से आ गया, ये यहां अकर होना ही नहीं चाहिए था। दिस पॉइंट शुड हैव नॉट अकर्ड हियर, बट अब अगर अकर हो गया तो कोई बात नहीं, अपन इसको ध्यान में रख के चलेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? एक्सेप्टिंग अ सिग्निफिकेंट गिफ्ट फ्रॉम अ क्लाइंट। क्लाइंट ने आपको गिफ्ट दिया और फिर डराता है
धमकाता है कि तूने मेरे से गिफ्ट एक्सेप्ट किया, इसके बारे में मैं पब्लिक को बता दूंगा। बीइंग थ्रेटन्ड दैट द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस गिफ्ट विल बी मेड पब्लिक। तो जल्दी से बताओ 4 बातें क्या ध्यान रखनी है सर। सबसे पहले उसने क्या डराया, मैं तेरे को निकाल दूंगा, मैं तेरे से तेरा ऑडिट छीन लूंगा। थ्रेटेंड विद द डिसमिसल फ्रॉम द क्लाइंट एंगेजमेंट। जैसे ही उसने थ्रेट क्रिएट किया, आपके ऊपर प्रेशर आ गया। प्रेशर किस चीज का? क्लाइंट से एग्री करने का, क्योंकि क्लाइंट एक सीनियर बंदा है। क्लाइंट एक सीनियर बंदा है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, एक और तरीके से थ्रेट क्या क्रिएट किया सर, उसने आपको गिफ्ट दे दिया, क्योंकि अब आपने उससे गिफ्ट एक्सेप्ट किया। उसने बोला इस गिफ्ट के बारे में मैं पब्लिक को बताऊंगा, और अगर पब्लिक को पता चल गया तो तेरी बैंड बच जाएगी। पब्लिक को पता चल गया तो तेरी बैंड बच जाएगी। तो अगला पॉइंट क्या कहता है, acceptance of a significant gift from the client which the client says will be made public. And the fourth point, sir fourth point यहां अकर ही नहीं होना चाहिए था। फोर्थ पॉइंट यहां अकर ही नहीं होना चाहिए था, पर अकर हो गया तो याद रखेंगे, planned promotion will not occur unless the accountant agrees with the inappropriate accounting treatment। ठीक है, ब्लैकमेल, वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही कहा, ब्लैकमेल करने की बात क्रिएट की है। तो यहां पे आता है पहला थ्रेट, यहां पे आता है दूसरा थ्रेट। जब 2 थ्रेट आते हैं तो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। एंड लास्ट पॉइंट है जो यहां अकर नहीं होना चाहिए था। फटाफट चारों के चारों पॉइंट्स याद करके बताओ, देखते हैं कौन सा बच्चा फर्स्ट आता है, फिर हम आखिरी थ्रेट पढ़ेंगे, फिर मैं आपको ब्रेक देता हूं। जल्दी से करके बताओ, कम ऑन। जल्दी से। प्लान्ड प्रमोशन मतलब प्रमोशन होने वाली थी बट अब नहीं होगी, क्योंकि तुम एग्री नहीं कर रहे। जब तक तुम गलत अकाउंटिंग नहीं करोगे तब तक तुम्हारी प्रमोशन नहीं होगी, सिंपल सी बात है। डन सर, ग्रेट। तो यहां पे आपने 2 थ्रेट याद रखने हैं, भले ही लिख लो यहां पे, थ्रेट ऑफ डिसमिसल, थ्रेट ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट वाली बात को वो पब्लिक कर देगा। जब ये 2 थ्रेट क्रिएट हुए तो कहीं ना कहीं प्रेशर आ गया, प्रेशर टू एग्री विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एंड लास्ट वाला पॉइंट था जो यहां अकर नहीं होना चाहिए था, नॉट अकर। इस तरह से आप ध्यान रखोगे। अरे थर्ड वाला एम्प्लॉय रिलेटेड है ना। कभी किसी ऑडिटर की प्रमोशन होते हुए देखा है क्या? कभी किसी सीए इन प्रैक्टिस की प्रमोशन होती है? नहीं, प्रमोशन एम्प्लॉय की होती है। तो ये एम्प्लॉय वाला पॉइंट था ना जो यहां आ गया है। तुमको कॉमन सेंस नहीं डाला क्या? सीधा फाउंडेशन से फाइनल में भेज दिया क्या गलती से? आर्टिकलशिप करते हो नहीं करते हो? है कह रहे प्रमोशन वाला एम्प्लॉय रिलेटेड पॉइंट कैसे हो गया? कैसी कैसी बातें करते हो तुम, कैसी कैसी। मुझे पता है क्या लगता है, बीच में आईसीआई ने 2 दिन के लिए फाउंडेशन से फाइनल का रास्ता खोल दिया था बिना इंटर जाए, तो तुम सीधा सीधा उसी रास्ते से आ गए हो। ठीक है, अब आ जाओ सर इधर, इंटिमिडेशन थ्रेट इन केस ऑफ अ एम्प्लॉय। एक बात बोलूं, ये एम्प्लॉय वाले पॉइंट्स जो है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ऐसा क्यों? एक एक लाइन 2-2 लाइन दे रखी है और आईसीआई कभी 1 नंबर 2 नंबर के सवाल पूछता नहीं है। तो इनको ना बस आप रीड करके चलना, रीड करके चलना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां 4 पॉइंट होना कम से कम या 3 पॉइंट हो, वहां याद करने की कोशिश करना। बाकी सारे पॉइंट्स तो रीड करोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है सर, क्या कहता है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट और इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर इज फेसिंग अ थ्रेट ऑफ डिसमिसल और रिप्लेसमेंट ओवर अ डिसएग्रीमेंट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है सर, बेसिकली अकाउंटिंग को लेके यहां पे कहीं ना कहीं क्या हुआ है, डिसएग्रीमेंट। तो अकाउंटेंट को बोला जा रहा है हम तुमको निकाल देंगे, या तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को निकाल देंगे, या फिर वे इन विच अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी रिपोर्टेड। बेसिकली ये डिसएग्रीमेंट किसको लेके है? अकाउंटिंग को लेके है। तो अगर अकाउंटिंग को लेके कोई डिसएग्रीमेंट है और अकाउंटेंट को निकाला जा रहा है, उसके ऊपर थ्रेट क्रिएट किया जा रहा है, तो एज अ एम्प्लॉय ये चीज हो सकती है। दूसरा, इंडिविजुअल अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। एक बंदा ऐसा है जो अकाउंटेंट का डिसीजन इन्फ्लुएंस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल विद रिगार्ड टू अवॉर्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो यहां पे भी ये 2 पॉइंट्स आप ध्यान में रख के चलो। सर सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिसएग्रीमेंट हुआ है। क्योंकि डिसएग्रीमेंट हुआ है तो वो कह रहे हैं हम अकाउंटेंट को निकाल देंगे अगर इसने अकाउंटिंग हमारे हिसाब से नहीं करी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब एक सप्लायर को सिलेक्ट करना है तो अकाउंटेंट का काम है सप्लायर को सिलेक्ट करना, उसको ये काम दिया गया होगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब उस सप्लायर को सिलेक्ट करने की बात आ रही है या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात आ रही है, तो एक बंदा उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है,
अब वो इन्फ्लुएंस कुछ भी बोल के कर सकते हैं, डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखोगे। तो मैं एक बात बोलूं, जब भी बात होगी किसकी, इंटिमिडेशन थ्रेट की, कोई ना कोई बंदा इसको बेचारे को परेशान कर रहा होगा, इस बेचारे को परेशान कर रहा होगा कि यार ये अपना काम ठीक से करना चाहता है, बट कोई इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है, या तो थ्रेट करके, प्रेशराइज करके, या किसी और तरीके से। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अगेन एम्प्लॉय वाले पॉइंट यहां पे भी बस आप रीड करके चलना, दैट इज मोर देन इनफ। अब सर यहां तक तो हमको बात समझ आ गई, यहां तक तो हमको बात समझ आ गई। मैं आपको इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बता देता हूं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको मिस आउट मत करना। सेल्फ रिव्यू थ्रेट को आप रीड भी करोगे तो चलेगा, एडवोकेसी थ्रेट को रीड करोगे चलेगा, फेमिलियरिटी थ्रेट को रीड करोगे चलेगा। इंटिमिडेशन थ्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंटिमिडेशन थ्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन इट कम्स टू सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, यहां पे ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सारे एम्प्लॉय वाले थ्रेट्स आप रीड करोगे, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है सर, अब लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कितने बच्चों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है? फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ, जितनी जल्दी तुम बताओगे उतनी जल्दी मैं तुमको ब्रेक दूंगा। फटाफट बताओ। बताओ बताओ बताओ, कितने बच्चों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्रॉब्लम्स तो हैं सबके साथ, बस नजरिए की है बात, यानी थ्रेट्स तो हैं सबके साथ, बस सेफगार्ड्स की है बात। तो मैंने कहा थ्रेट्स हुए तो क्या हुआ, हम यहां पे सेफगार्ड्स के ऊपर फोकस करके चलेंगे। व्हाट कैन बी द डिफरेंट सेफगार्ड्स टू एड्रेस द थ्रेट, एंड दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए कि व्हाट कैन बी द डिफरेंट सेफगार्ड्स टू एड्रेस द थ्रेट। तो सबसे पहले सर थ्रेट में क्या दिक्कत हो सकती है? आप कंप्लाई नहीं कर रहे विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो इन्होंने कहा आप कम लोग हो तो आप ज्यादा लोग लाओ, ज्यादा समय लो ताकि आपके काम की क्वालिटी बढ़ सके। सो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, असाइन एडिशनल टाइम एंड क्वालिफाइड पर्सोनल टू द रिक्वायर्ड टास्क when the engagements have been accepted। जब भी कोई engagement accept हो, जब भी कोई काम आप accept करो, आपके पास sufficient time and sufficient लोग होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप additional time और qualified personnel लो। तो अभी आपने क्या लिया, समय लिया, बंदा लिया। बोलो मेरे साथ, समय लिया और बंदा लिया। अब धीरे धीरे करके ना आप लालची होते जाओगे। अब इसने पता क्या किया सर, ये जो क्वालिफाइड पर्सोनल आपने लिया है और आपने समय लिया, इससे आपने अपना काम कंप्लीट किया। काम कंप्लीट करने के बाद हमको रिव्यूअर भी चाहिए। हाँ सर रिव्यूअर चाहिए। अब आप लेके आए एप्रोप्रिएट रिव्यूअर। अच्छा एक बात बताओ, रिव्यूअर जो है वो मेरी टीम का बंदा होना चाहिए, बाहर का बंदा? सर बाहर का बंदा। नॉट अ मेंबर ऑफ टीम टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म्ड और एडवाइज टू एड्रेस द सेल्फ रिव्यू थ्रेड। कहीं ना कहीं सेल्फ रिव्यू थ्रेड को एड्रेस करने के लिए जो रिव्यूअर है वो बाहर का बंदा होना चाहिए। वेरी गुड, अब रिव्यूअर आ गया। अब कौन आएगा सर? अब हमने तो हद ही कर दी, हम पार्टनर और उसकी इंगेजमेंट टीम्स को ले आए। हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स और उनकी इंगेजमेंट टीम्स को ले आए विद सेपरेट रिपोर्टिंग लाइंस। अब सवाल उठता है सर सेपरेट रिपोर्टिंग लाइंस का क्या मतलब है? क्या आपके मन में सवाल आ रहा है? हाँ सर, व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्टिंग लाइन? तो जब मैं ईवाई में था तो मैं आर्टिकल था। आर्टिकल के ऊपर कौन आता है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के ऊपर मैनेजर, मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के ऊपर डायरेक्टर, डायरेक्टर के ऊपर पार्टनर, पार्टनर के ऊपर सीनियर पार्टनर। तो ये पूरे लोग हैं, इसको रिपोर्टिंग लाइन कहते हैं। इंटर्न रिपोर्ट कर रहा है एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव मैनेजर को, मैनेजर डायरेक्टर को, डायरेक्टर पार्टनर को, सब एक दूसरे को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि आप लाओगे पार्टनर और उनकी इंगेजमेंट टीम, यानी पूरी की पूरी रिपोर्टिंग लाइन उठा के ले आओ। बट क्या ये जो रिपोर्टिंग लाइन है ये ऑडिट वाली होनी चाहिए? नहीं, ये नॉन ऑडिट वाली होनी चाहिए। यानी अगर ईवाई में एक ऑडिट वाला डिपार्टमेंट है तो एक टैक्स वाला डिपार्टमेंट है, एक लीगल वाला डिपार्टमेंट है। तो अगर आपने नॉन अश्योरेंस सर्विसेज देनी है, ऐसी सर्विसेज देनी है जो ऑडिट सर्विसेज नहीं है, तो आप कौन सी टीम्स लाओगे? जो ऑडिट टीम्स का पार्ट नहीं है, जो ऑडिट की रिपोर्टिंग लाइन का पार्ट नहीं है। इतनी सी बात आपने समझनी है। तो अब आपने क्या किया, पहले तो सर आपने समय लिया,
फिर आपने बंदा लिया जो रिव्यू काम करेगा, फिर आपने क्या किया, आपने हद कर दी, आप पार्टनर और उनकी टीम ले आए। सर ये पार्टनर और उनकी टीम क्यों लेके आए हो? हम ऑडिट करने के लिए काफी नहीं है, आप काफी हो, बट नॉन ऑडिट सर्विसेज के लिए आपको बाकी पार्टनर और उनकी टीम्स लगेंगी। बट रिमेंबर, दे शुड नॉट बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर ऑडिट रिपोर्टिंग लाइंस। दे शुड हैव सेपरेट रिपोर्टिंग लाइंस फॉर प्रोविजन ऑफ नॉन अश्योरेंस सर्विसेज। क्लियर है पॉइंट? हाँ सर। अब मैंने कहा इससे ज्यादा क्या हो सकता है? सर इससे ज्यादा तो ये हो सकता है आप पूरी फर्म उठा के ले आओ। तो फर्म उठा के ले आओ यानी इन्वॉल्विंग अनदर फर्म टू परफॉर्म और रीपरफॉर्म अ पार्ट ऑफ एंगेजमेंट। आपने अपनी एक पार्ट ऑफ एंगेजमेंट किसी और बंदे से परफॉर्म करवा ली या रीपरफॉर्म करा ली, ये इंश्योर करने के लिए कि आप अपना काम ठीक से कर रहे हो। एंड लास्ट में जब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, क्या हर बंदे से कॉन्फिडेंशियल चीजें डिस्कस की जा सकती है? आंसर इज नो। आप सबसे अपनी कॉन्फिडेंशियल चीजें डिस्कस नहीं कर सकते, तो अब सबको साइड करो, अब सबको साइड करो। कुछ लोग कोर टीम मेंबर होंगे, कुछ नॉन कोर टीम मेंबर है। जो कोर टीम मेंबर है उनके साथ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करो, बाकी लोगों को आपको सेपरेट करना पड़ेगा, यानी सेपरेटिंग द टीम्स। अब आपको टीम्स को सेपरेट करना है व्हेन यू आर डीलिंग विद द कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। क्या ये पांचों पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। तो सबसे पहले एवेंजर्स, अब आपको एवेंजर्स की टीम बनानी है, तो सबसे पहला क्या आया? टाइम स्टोन। आप लेके आए एडिशनल टाइम और टाइम के साथ आया डॉक्टर स्ट्रेंज। अब आप क्या लाओगे? अब आप एक रिव्यूअर लाओगे, रिव्यूअर के बाद पार्टनर और उसकी टीम, फिर तो हद ही कर दी, फर्म उठा के ले आए। और जब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए तो सबको सेपरेट करो व्हेन यू आर डीलिंग विद द कॉन्फिडेंशियल मैटर। यहां आपके ये 5 के 5 पॉइंट हो जाते। अब बताओ क्या फील आ गई टॉपिक की? जल्दी से बताओ हाँ या ना। टॉपिक की फील आई या नहीं आई? फटाफट। अश्योरेंस सर्विस का मतलब है ऐसी सर्विस जिसमें आपको अपना ओपिनियन देना पड़ता है। इट कैन बी इंटरनल ऑडिट, इट कैन बी स्टैट्यूटरी ऑडिट, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ ऑडिट, जहां भी आप अपना ओपिनियन देते हैं। इसी के साथ ब्रेक, चलो इसी के साथ ब्रेक, इसी के साथ मैं आपको ब्रेक देता हूं। Thanks a lot for being so active and attentive in the first session of today's class. ब्रेक के बाद और बढ़िया बढ़िया मजेदार कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ब्रेक में जाइए, रिलैक्स करिए, रिफ्रेश करिए। टाइम फॉर अ 15 मिनट्स ब्रेक। भागो। कहां गया?